ठीक है, देखो, तो स्टार्ट ही किए थे, नेट भी चलेगा। तो यहाँ पर बोल रहा था कि जीएच मैन्युफैक्चरर्स जो है वो टेलीविजन सेल करते हैं। ठीक है, तो टेलीविजन को कैसे शिफ्ट करते हैं कस्टमर को बाय सी इन ऑर्डर टू ट्रांसफर रिस्क रिलेटेड टू द शिपमेंट ऑफ द टेलीविजन। अब शिपमेंट में रिस्क तो है, क्योंकि बाय सी जो है मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है। जीएच ऑल्सो गेट्स एन इंश्योरेंस कवरेज, तो इन्होंने इंश्योरेंस कवरेज भी करवा रखा है। किसने? जो सेलर है उसने, फॉर द गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द कस्टमर लोकेशन। फैक्ट्री से कस्टमर लोकेशन के बीच का इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ताकि इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिया है इनको, मतलब पॉलिसी क्या लिया है, बोल रहा है कि रिम्बर्स कर देंगे जीएच को फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स इन द इवेंट ऑफ लॉस या डैमेज। अगर लॉस या डैमेज कुछ भी हो जाता है कोई भी टेलीविजन का, एनी टाइम अप टू दिस गुड्स रीचिंग कस्टमर्स लोकेशन। कस्टमर लोकेशन के पहुंचने में, कस्टमर लोकेशन पे पहुंचने के पहले किसी तरीके का डैमेज अगर अराइज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी है कि वो क्लेम दे देगी जीएच को। लेकिन कस्टमर के वहां पहुंचने के बाद कुछ होगा तो उसका कोई क्लेम नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये होता है द लीगल टाइटल। लीगल टाइटल का मतलब वही ओनरशिप। द लीगल टाइटल पासेस व्हेन द गुड्स अराइव एट द कस्टमर्स प्रीमाइसेस 1 मंथ लेटर। तो बोल रहा है कस्टमर के वहां प्रोडक्ट पहुंचने के 1 मंथ बाद जो है लीगल टाइटल पास ऑन करता है जीएच मैन्युफैक्चरर्स। मतलब जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होता है 1 मंथ बाद। व्हेन शुड एनटीटी जीएच रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन इट्स बुक्स। तो जीएच को कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए ये बताना पड़ेगा हमें। तो ये तो गुड्स वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स है ना। तो हमें बताना है कि कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो सेल ऑफ गुड्स के केस में कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो ये देखो रेड कलर से जो 3 पॉइंट लिखा हुआ है वो, ठीक है, ये। तो देखो बोल रहा है ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द बायर। जब बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, प्रॉपर्टी मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। और अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगा या फिर नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी जो भी बोला, तब जाके हमें रिस्क जो है ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोलो फिर इनको कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा। तो ये 3 कंडीशन कब फुलफिल होगा, बोलो। तो देखो ना यहाँ पर ये बेच देते हैं, तो बेचने का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द बायर। जब बेच देते हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया बायर को। रिस्क रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है, 1 मंथ बाद, ठीक है। और पैसा मिलने का सर्टेनिटी का जो बात है, तो यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं बोला है कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पे कोई अनसर्टेनिटी है। मतलब सी वाला पॉइंट तो ठीक है कि भाई पैसा मिल जाएगा कस्टमर से जिनको भी टीवी बेचने वाले हैं। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है, सेल के 1 मंथ बाद, ठीक है। और प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब प्रोडक्ट उसके वहां पहुंच जाना। तो प्रोडक्ट तो पहुंच जाता है, जितना टाइम लगेगा बस जो है ट्रांसपोर्टेशन में उतना, उसके बाद पहुंच जाता है। लेकिन बी वाला जो पॉइंट है सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड, वो कब ट्रांसफर होता है, वो 1 मंथ बाद होता है, ठीक है। तो फिर कब इन्हें सेल रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बोलो कब सेल रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कुछ तो बोलो, कुछ तो समझ में आ रहा होगा, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। यस मैम, समझ आया। हाँ बोलो, कब ट्रांसफर होगा, मतलब कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कब होगा बोलो। मतलब इन्होंने एक मान लो ये जीएच है, ठीक है, इन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को जो है इस तरीके से एक टेलीविजन बेच दिया, ठीक है। इनको बेच दिया, मान लो आज कितना तारीख है, 10 तारीख है, ठीक है, कि 11 तारीख है, आज कितना तारीख है, 10 तारीख है, ठीक है, 10th नवंबर जो भी है। तो 10th नवंबर को बेच दिया, तो 10th नवंबर को मान लो इनके यहाँ पर टीवी पहुंच गया, ठीक है, इन मिस्टर ए के पास प्रोडक्ट इन्होंने रिसीव कर लिया। तो प्रोडक्ट रिसीव कर लिया मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी हो गया। रिस्क एंड रिवॉर्ड भी क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। बट ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, 1 मंथ बाद। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, आज है 10 तारीख, 10/11, ठीक है, तो कब ट्रांसफर होगा, 1 मंथ बाद। मतलब कौन सा डेट आएगा, बोलो बोलो। अगर आज किसी को सेल करते 1 मंथ बाद कौन सा डेट आएगा, এটা 10th नवंबर है, 10th दिसंबर। 10th दिसंबर को क्या ट्रांसफर होगा,
क्या ट्रांसफर होगा बोला है 10 दिसंबर को? लीगल टाइटल। लीगल टाइटल का मतलब कौन सा? सिग्निफिकेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ओनरशिप। ओनरशिप, लीगल टाइटल का मतलब क्या होता है? मतलब लीगली ये इसके ओनर है, इस टेलीविजन या टीवी जो भी बोलो, ठीक है? तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होगा, 1 मंथ बाद होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस दिन सेल हुआ लेकिन ओनरशिप इस दिन ट्रांसफर होगा, तो सेल रिकॉर्ड कब करेंगे? इस दिन करेंगे कि इस दिन? यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? बस मैंने एक डेट से समझा दिया। तो बोलो किस दिन जो जीएच है उसको अपने बुक्स में सेल रिकॉर्ड करना चाहिए। और मैंने ये भी बता दिया कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब ये तीनों चीज हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाएगा कंप्लीटली, तब करेंगे। तो बोलो कब? ये तीनों चीज कब कंप्लीट हो रहा है? देखो, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कौन से डेट को हो रहा है, डेट बताओ, डेट बताओ। प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब हो रहा है? मैंने दो डेट ली आई दी, दो डेट से ही काम हो जाएगा। 10th 11 को कि 10th 12 को? प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब 10th हुआ है बोलो? 10th दिसंबर। प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी ट्रांसफर ये कब हुआ? प्रॉपर्टी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कब ट्रांसफर हुआ? इस डेट टेंथ को हुआ हाँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ठीक है। फिर रिस्क रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो? क्योंकि जब तक ओनरशिप नहीं होता है तब तक रिस्क रिवॉर्ड किसके पास होता है? तुम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े हो ना? बोलो, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है तब तक रिस्क रिवॉर्ड किसको बिलोंग करता है? मैंने भी लास्ट क्लास बता भी दिया था कि एक एग्जांपल दिया था कि मैंने एक फोन खरीदा और खरीदने के तुरंत मतलब पेमेंट वेमेंट करके प्रोडक्ट को हाथ में लेके जैसे निकलने गए, मेरे हाथ से फोन गिर के टूट गया। अब उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सेलर है वो नहीं लेगा, लॉस मेरा है, ठीक है? तो वैसे ही जब तक मेरा प्रोडक्ट का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, वो प्रोडक्ट अगर मेरा नहीं है तो उसका सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड किसका होगा? तभी ना इन्होंने करवा रखा है, देखो, इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि सोचो कि मैंने एक टीवी ऑर्डर दे दिया, अब वो टीवी आते वक्त अगर मिडिल में टूट जाता है, किसी वजह से कोई भी डैमेज होता है, तो वो डैमेज किसको बिलोंग करेगा? जब तक टीवी मेरे पास आके नहीं पहुंचेगा उसका डैमेज कौन देगा? मुझे एक चीज बताओ, कौन देगा? जैसे तुम लोग ऑनलाइन में कुछ ऑर्डर करते हो और मान लो घर पे वो टूटा फूटा आया, तो हम लोग क्लेम करते हैं ना, भाई हम टूटा फूटा चीज क्यों ले? तो बोला जाता है ना कि भाई अनपैक करने के पहले आप उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करो ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपसे नहीं टूटा है, वो रास्ते में टूटा था तो आप क्लेम कर रहे हो, है ना? तो फिर रिस्क रिवर्ट कब होगा? अगर मेरे पास पहुंचने के पहले किसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ तो उसका रिस्क तो जो सेलर है उसको बिलोंग करेगा। तो क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी तक ओनरशिप नहीं आया है ना। तो अगर ओनरशिप नहीं आया है तो रिस्क रिवॉर्ड किसके पास है? जो सेलर है उसके पास है। तो रिस्क रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ, डेट बताओ। ये तो बोला है लीगल 10th टाइटल है, बोलो। 10th दिसंबर। 10th दिसंबर को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। और अनसर्टेनिटी कुछ है नहीं, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि ऐसा लग रहा है कि कोई कस्टमर बैंकरप्ट हो गया या फिर कुछ इश्यूज हो गया है, कैश आउटफ्लो का, कैश आउटफ्लो नहीं है, या फिर मतलब कैश नहीं है इनके पास, कैश क्रंच है, पैसा नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो पैसा मिलने का सर्टेनिटी है हमारे पास, ठीक है? तो ये एज्यूम कर लेंगे कि पैसा मिल जाएगा, ये बात का सर्टेनिटी है। तो अब मुझे ये बोलो कि अब इनको कब सेल रिकॉर्ड करना चाहिए? जब तीनों चीज हो जाएगा। तो एक चीज कंप्लीट हो रहा है, दो चीज मेरा 10-11 को कंप्लीट हो रहा है कि मुझे पैसा भी मिलेगा, मैंने गुड्स भी भेज दिया, लेकिन मैंने ओनरशिप ट्रांसफर किया 10th 11 को। तो 10th 11 को तीनों कंडीशन फुलफिल होते हुए हमें दिख रहा है, ठीक है? जो एक बाकी था वो भी हो जाएगा। तो फिर हमारा ये जो है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कब होना चाहिए? ये यही तो पूछा है, और तो कुछ पूछा नहीं है। बताओ। 10-12। 10-12 को होना चाहिए, यही हम पूछ रहे थे तब से, और कुछ नहीं। दिखा देते कैसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, हम ना इसको नेट को थोड़ा शिफ्ट करें, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होगा, 2-3 सेकंड के लिए, क्योंकि नेट आ गया है। देखो आवाज आ रहा है, स्क्रीन शेयर वगैरह सब ठीक है? यस मैम। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आंसर देखो कैसे बोला है, ऐसे ही लिख के आना है।
मतलब एग्जैक्ट ऐसे लिखना है ऐसा नहीं है, मतलब आंसर देख लो किस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या बोला है। बोला है कि जीएच शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द सेल व्हेन द गुड्स अराइव एट द कस्टमर premises, ठीक है। तो GH has not transferred the television significant risk and reward of ownership to the customer when the goods depart from the factory। तो जब फैक्ट्री से निकल रहा है तब, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया। नॉर्मली कब करना चाहिए, जब सेल होता है। क्या बोला है, GH शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द सेल, इस सेल से जनरेट हुआ रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तब करना चाहिए व्हेन द गुड्स अराइव एट द कस्टमर्स प्रीमिसेस। तो बोल रहा है कस्टमर के वहां जब पहुंच जाएगा तब सेल रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों क्यों सोचो, बीच में अगर टूट फूट गया ये हो गया तो फिर सेल किस बात का, फिर दूसरा प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा, तो इसीलिए बोल रहा है। बट ये ट्रांसफर जो है ये टेलीविजन तो पहुंचा देता है, बट इसका सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड, जिसको ओनरशिप बोल सकते हो, या यहाँ पर क्वेश्चन में टाइटल बोला है, टाइटल यानी ओनरशिप, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट का ओनर कौन है, इस प्रोडक्ट का टाइटल किसके पास है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि डिपार्टमेंट, सॉरी, गुड्स डिपार्ट फ्रॉम द फैक्ट्री, जब फैक्ट्री से निकलता है तब, लेकिन ट्रांसफर नहीं होता है। दिस इज एविडेंस बाय द फैक्ट दैट एनी इंश्योरेंस प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द गुड्स डैमेज और डिस्ट्रक्शन विल बी रिपेड टू GH, ठीक है। तो इसी से ये पता चल रहा है कि अगर किसी तरीके का मतलब हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी किया हुआ है और अगर किसी तरीके का डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो GH को मिलेगा। फर्दर द लीगल टाइटल डज नॉट पास अंटिल द गुड्स अराइव एट द कस्टमर्स प्रेमिसेस। तो बोल रहा है कि लीगल टाइटल तब तक पास नहीं होता है जब तक कस्टमर के पास ये नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो फिर हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना चाहिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब करना चाहिए जब वो प्रोडक्ट उनके वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा ये क्या बोलते हैं उसे, रिस्क एंड रिवॉर्ड यानी कि टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद ही हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेवेंथ नंबर में 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले पूछ लेते हैं एक एक करके, फिर हम लोग आंसर देखेंगे कैसे लिखा है। बोल रहे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेघना लिमिटेड इज प्रोवाइडेड, गुड्स ऑफ 60,000 वेयर सोल्ड ऑन 20th ऑफ मार्च बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर दीज वेयर डिलीवर्ड ऑन 10th अप्रैल। तो प्रोडक्ट सेल हो चुका है इस डेट को, लेकिन जिसको सेल किया उन्होंने बोला कि मुझे ना अभी मत भेजो प्रोडक्ट, मुझे 10th अप्रैल को भेज देना, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि मेघना लिमिटेड को सेल कब रिकॉर्ड करना चाहिए, यही बताना पड़ेगा, ठीक है। यही बताने के लिए बोला होगा, देख लेते हैं। You are required to advise the accountant of Meghna Limited with valid reason the amount to be recognized as revenue in the above case। कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो यहाँ तो डेट गिवन है, बोलो कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। 20th मार्च को कि 10th अप्रैल को। देखो प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा, पैसा मिलने का सर्टेनिटी है ये कंफर्म हो जाएगा, तभी रिकॉर्ड कर देना चाहिए। तो बोलो कब रिकॉर्ड होगा। 23, 20 हाँ ये हो जाए, 20th ऑफ मार्च को होना चाहिए, ठीक है, 20th ऑफ मार्च को होना चाहिए। देखो क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सेल कब हुआ, बोलो मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कब किया, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी कब हुआ, मार्च। मार्च को ही हुआ, ठीक है। फिजिकल डिलीवरी सिर्फ बाद में होगा, सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड भी हो गया, ठीक है, हम लोगों ने बेच दिया, तो अब प्रोडक्ट डैमेज होगा कि अच्छा रहेगा उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेलर का, सॉरी बायर का। और कोई अनसर्टेनिटी है नहीं पैसा मिलने का, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन यही फुलफिल हो जा रहा है। अब उनका कोई इशू होगा तो उन्होंने बोला कि मत दो अभी, मुझे बाद में दे दो, ठीक है। लेकिन बिक गया ना मेरा ये प्रोडक्ट, बिक गया है, बस मैंने रख रखा है, कस्टमर जब बोलेगा हम तब दे देंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट जिसको बेच दिया उसका, हम थोड़ी ना किसी और को वो बेच सकते, नहीं बेच सकते, क्योंकि उसका ओनर कोई और है, उसका रिस्क रिवॉर्ड किसी और का हो चुका है, ठीक है। तो फिर मुझे सेल कब रिकॉर्ड करना चाहिए, मुझे सेल रिकॉर्ड करना चाहिए 20th ऑफ मार्च को। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, केस ए।
The sale is completed, but delivery has been postponed at the buyer's request. The entity should recognize the entire sale of 60,000 for the year ended 31st March. तो 31st मार्च को ही इनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर डेट दिया हुआ है 20th मार्च, ये 31st मार्च क्यों लिखा है? मतलब उस ईयर एंड में ही रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। मतलब अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो ये, लेकिन मुझे तो फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से बताना होता है कि जब हम अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या ये सेल मेरा रिकॉर्ड होगा, तो उसके हिसाब से आंसर दिया हुआ है कि हाँ 31 मार्च 2002 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसमें जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने वाला है वहां पर ये सेल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। भले ही नेक्स्ट ईयर आ जा रहा है गुड्स डिलीवर होने पे, क्योंकि वो 10 अप्रैल हो रहा है, तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 2001-2002 फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2002 को हमारा ये सेल रिकॉर्ड होगा। और ट्रांजैक्शन डेट कौन सा है? 20th मार्च। और हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में इसे आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये बोला हुआ है। द सेल इज कंप्लीटेड, ये डेट इसीलिए लिखा हुआ है। ऐसा हमारा सोचने का कोई जरूरत नहीं है कि ये 20th मार्च क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर एंड के हिसाब से बोला है कि फॉर द ईयर एंड डेट, इस साल के एंड में जो सेल रिकॉर्ड होगा उसमें ये 60,000 वाला सेल रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो सेकंड वाला क्या बोला है। बोल रहा है कि on 15th Jan 2002 goods of 1,50,000 were sent on consignment basis। तो कंसाइनमेंट तो यहाँ वैसे कुछ बोला नहीं था तो मैंने नहीं बोला, बाकी हम बता देते कंसाइनमेंट क्या होता है। अगर फाउंडेशन की हो या कॉलेज में भी कंसाइनमेंट होता है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट का मतलब होता है जब हम लोग अपना प्रोडक्ट को किसी एजेंट के थ्रू से बिकवाते हैं। तो कंसाइनमेंट में दो पार्टी होता है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी, ठीक है। तो कंसाइनर कौन है? कंसाइनर वो है जिसके पास कोई प्रोडक्ट गुड्स जो भी बोलो होगा, ठीक है, जो कि वो बिकवाना चाहता है किसी एजेंट के थ्रू से। ये कौन हो जाएगा? एजेंट। और इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके पास कोई प्रोडक्ट होगा, जैसे मान लो ये जो है ये मोबाइल बेचता है, ठीक है। तो इसके पास मोबाइल है, तो ये चाहता है कि ये अपना मोबाइल अलग अलग स्टेट में भी बिकवाए। तो हर जगह पे तो शॉप ओपन करने से पैसा ज्यादा लगेगा, ठीक है, हर एक शॉप को मेंटेन करना, रेंट वगैरह। या फिर वो चाहता ही है कि किसी एजेंट के थ्रू से बिकवाए, ठीक है। जो भी रीजन है, ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एजेंट के थ्रू से बिकवाना चाहता है, ठीक है। तो एजेंट कौन हो जाएगा इस केस में? एजेंट को यहाँ पर हम लोग कंसाइनमेंट के केस में बोलते हैं कंसाइनी। बदले में एजेंट क्या लेता है? कमीशन लेता है, ठीक है। लेकिन जो मोबाइल कंसाइनर कंसाइनी को बेचने के लिए देगा कि भाई ये लो 10 पीस, 15 पीस, 100 पीस, जो भी है कि आप ये बेचो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड किसका होता है? कंसाइनर का होता है, क्योंकि ओनर कौन है? जो ओनर होता है उसी के पास उस प्रोडक्ट का रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा, ठीक है। तो ओनर कौन है? कंसाइनर। एक कंसाइनी कोई ओनर नहीं है, उसके पास गुड्स को रखने का पोजीशन यानी कि अधिकार है कि हम वो मोबाइल रख सकते हैं, क्योंकि मुझे कंसाइनर ने परमिशन दिया है। उनका काम है दूसरे का चीज लेना, उसे सही तरीके से रखना। मतलब देखो, कोशिश करना है कि डैमेज ना हो। ऐसा थोड़ी कि दूसरे का चीज है तो हम लोग डैमेज करके फेंक देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसे सही तरीके से रखना, बेचना, बेचने के बाद अपना कमीशन ले लेना, ठीक है। लेकिन ओनर कौन है प्रोडक्ट का? कंसाइनर है। फिर बेचने के बाद ओनर कौन होएगा? जो जिसको बेच दिया जाएगा। जैसे कंसाइनी ने जिसको भी बेच दिया, मान लो कंसाइनी ने किसी सेलर बायर को बेच दिया, मान लो मिस्टर ए को बेच दिया। तो जैसे ही मिस्टर ए को बेच दिया तो मोबाइल ट्रांसफर करना पड़ेगा बेचने से। जब इन्होंने पेमेंट किया तो मोबाइल ट्रांसफर होगा, मोबाइल का रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा और कंसाइनी को पेमेंट मिलेगा। फिर कंसाइनी वो पेमेंट कंसाइनर को दे देगा। बदले में कंसाइनी को क्या मिलेगा? जो एग्रीमेंट के तौर पे बात हुआ है कि भाई एजेंट के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि आप मेरा प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको इतना % कमीशन या पर मोबाइल इतने रुपए करके देंगे, जो भी इनमें ट्रांजैक्शन होगा, ये होता है। तो इतना काफी है इस चीज को समझने के लिए। तो बोल रहा है 15th Jan को 1,50,000 का गुड्स जो है वो कंसाइनमेंट बेसिस पे दिया गया, ऑफ विच 20% ऑफ द गुड्स अनसोल्ड आर लाइंग विद द कंसाइनी एज ऑन 31 मार्च 2002, ठीक है। तो देखो 1,50,000 का टोटल गुड्स था, जिसमें से 20% अनसोल्ड है। अनसोल्ड मतलब बिका नहीं, तो कितना बिक गया होगा? 80%। 80%। तो 80% कितना होता है? 20% मतलब कितना? 20% कितना हो जाएगा? 1,50,000 का 20%।
30,000, और ये कितना हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये हो गया है सोल्ड आउट। अच्छा, अब हमें ये बताना है कि 20% ऑफ द गुड्स अनसोल्ड आर लाइंग विद द कंसाइनी एज ऑन 31 मार्च 2002। तो हमें क्या बताना है, हमें तो ओवरऑल क्वेश्चन में यही बोला है कि हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है, नहीं करना है, तो ये कुछ बोला नहीं है पर्टिकुलरली, तो वही जो नीचे यहाँ पर दिया है ना, वही तो हमें बताना है। ये देखो, you are required to advise the accountant of Meghna Limited with valid reason the amount to be recognized as revenue। कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो देखो सेल कितना कितना हुआ है, ये जो मैंने लिखा वो आगे पीछे चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो बोलो हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पर 1,50,000, इसमें से 20% क्लोजिंग स्टॉक और 80% सेल। ठीक है, तो सेल हो गया मेरा 1,20,000 और ये हो गया मेरा 30,000। ठीक है, तो बोलो कितना सेल रिकॉर्ड होगा, पहले ये बोलो, जितना भी का बोलो कितना सेल रिकॉर्ड होगा। 1,20,000। 1,20,000 हम लोगों का सेल रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और बाकी जो है 30,000 उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जो नहीं बिकता है उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। इसका एक पूरा नाम होता है, याद है, क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विथ कंसाइनी। ठीक है, अच्छा, तो ये सेल जो है इसका मतलब देखो 20% पड़ा हुआ है तो 80% सेल हो गया है, तो सेल हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे अगर हमारा जो मतलब सेलर को जब बिक जाएगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें लास्ट में एक कंक्लूजन देना पड़ेगा। आंसर सही है कि मेरा 30,000 क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विथ कंसाइनी होगा, 80% हम लोग बोलेंगे कि रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो 80% सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक पॉइंट और भी जोड़ लेंगे कि जब तक ये थर्ड पार्टी को सेल नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो ऑब्वियसली सेल तो वही होगा, क्योंकि देखो 20% पड़ा हुआ है तो बाकी बिक गया होगा, तो बाकी हम लोग 1,20,000 को रिकॉर्ड कर लेंगे जब थर्ड पार्टी को बिक जाएगा। थर्ड पार्टी का मतलब जैसे मेरे एग्जांपल में मिस्टर ए, मैंने बोला कि उनको मोबाइल बेच दिया, किसने, कंसाइनी ने, तो देखो यहाँ पर भी उसी तरीके से लिखा है। तो मतलब लिखते टाइम हमें सारी चीज का एजम्पशन के साथ लिखना पड़ेगा। 20% ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड विद कंसाइनी शुड बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऐसे। ठीक है, एंड सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर 1,20,000। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है सही, ये जैसे तुम लोगों ने बोला वही चीज लिखा हुआ है। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू थर्ड पार्टी। तो ये एक पॉइंट जोड़ दिया है कि देखो अब बिका है बोल के तो बोल रहे हैं कि 20% पड़ा हुआ है, 80%, इसका मतलब एज्यूम कि बिक गया, तो फिर 80% का सेल रिकॉर्ड करेंगे। फिर लास्ट में एक पॉइंट जोड़ दिया है कि सेल यहाँ पर कब रिकॉर्ड करना चाहिए, तो ये सारे कंडीशन यहाँ पर भी फुलफिल होना चाहिए कि ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, ये यहाँ भी फुलफिल होना चाहिए। साथ ही साथ एक पॉइंट और जोड़ दिया है कि कंसाइनमेंट में सेल कब मानते हैं, कंसाइनर ने कंसाइनी को जब प्रोडक्ट ट्रांसफर किया तब सेल नहीं होता है, जब कंसाइनी थर्ड पार्टी को बेचता है तब सेल रिकॉर्ड होता है। उस चीज को समझाने के लिए ये लाइन लिखा है। ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि कंसाइनर ने एजेंट को दिया अपना मोबाइल रखने के लिए, रख के बेचो, तो ये सेल नहीं है। जब एजेंट किसी थर्ड पार्टी को बेच देगा और पैसा कलेक्ट करेगा, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट ट्रांसफर करेगा, तब सेल रिकॉर्ड होता है। तो उस पॉइंट को यहाँ पर बोला है, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू ए थर्ड पार्टी। जब तक थर्ड पार्टी को नहीं बिकता है तब तक हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कंसाइनमेंट के केस में। लेकिन ऊपर वही बोला है जो कि तुम लोगों ने बोला कि 20% क्लोजिंग स्टॉक और जो 80% है वो सेल रिकॉर्ड होगा, यानी कि 1,20,000। लेकिन कंसाइनमेंट के केस में कब सेल रिकॉर्ड होता है, जब थर्ड पार्टी को बेचा जाता है, मतलब ये एजेंट को ट्रांसफर किया गया प्रोडक्ट कभी भी वो सेल नहीं होता है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर बोला गया है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट देखो क्या बोला है, बोल रहा है 1,20,000 worth of goods were sold on approval basis। approval basis सेल भी जो है हम लोग का फाउंडेशन में भी होता है, ठीक है, बाकी जो है कॉलेज वगैरह में भी होता है। हम लोगों ने भी कहीं कहीं प्रैक्टिकल टॉपिक में थोड़ा बहुत देखा है ये, ठीक है, हम बता देते हैं। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि
सेलर बायर को जो है एक ऑप्शन देता है कि आप ये प्रोडक्ट लेके जाओ, ठीक है, आप देखो कैसा लग रहा है आपको, अगर आपको अच्छा लगता है 15 दिन बाद मुझे बताओ कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है। तो एक ऑप्शन दे देता है 15 डेज के लिए कि देखो आपको, जैसे ऑनलाइन जो सेल होता है उसमें तो वही होता है ना, देखो हमारे पास ऑप्शन रहता है ना कि 15 डेज बाद मान लो या 20 डेज बाद आप इसे रिटर्न कर सकते हो, तो हमारे लिए ऑप्शन दे दिया ना, आप प्रोडक्ट लिए हो, आप देख लो, नहीं पसंद आता है तो वापस कर देना, ठीक है। ऑब्वियसली उसे एज इट इज रखना है जिस कंडीशन में वो वापस लेना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग यूज करके किसी चीज को वापस देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोगों ने लिया, हमें ठीक नहीं लगा ओपन करने के बाद, तो हम लोग एज इट इज रख के अपने टाइम के हिसाब से उसे रिटर्न कर सकते हैं, जो टाइम उन्होंने बोल रखा है स्पेसिफाइड टाइम के अंदर करना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। तो 1,20,000 का गुड्स जो है अप्रूवल बेसिस पे बेचा गया है 1/12/2001 पे। द पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 3 मंथ्स, 3 महीने का अप्रूवल टाइम दिया गया है। तो मुझे एक चीज बोलो, अगर 1/12 को सेल किया गया है तो कस्टमर अप्रूवल कब दे देगा हमें? देखो देने को तो क्या है, वो कभी भी दे सकता है इस सेल के बाद, नेक्स्ट दिन ही बोल सकता है कि भाई हाँ मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, लेकिन उन्हें मैक्सिमम टाइम सेलर की तरफ से 3 मंथ्स दिया गया है। मतलब कोई एक कस्टमर मैक्सिमम कितने दिन बाद बोल सकता है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है? तो यहां से 3 मंथ्स बोलो कौन सा डेट आता है? फर्स्ट मार्च। 1 मार्च। 1 मार्च 2000 क्या हो जाएगा फिर? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिसंबर पूरा, जैन पूरा, फेब पूरा, 1 मार्च हो गया, ठीक है। 3 मंथ्स आफ्टर विच दे वेर कंसिडर्ड सोल्ड। तो ये बात तो पक्का है ना, देखो मैंने अभी ये प्रोडक्ट दे दिया है किसी को इस तारीख को, लेकिन मुझे पता कब चलेगा? मैक्सिमम ये डेट है। अब इसके बीच में भी पता चल सकता है, अगर किसी ने इसके बीच में बता दिया हो सकता है, क्योंकि ड्यूरेशन क्या है, यहां से लेके यहां तक आपको ये लास्ट डेट है। अगर इस डेट पे कस्टमर कंफर्म नहीं करता है कि उसे लेना है कि नहीं लेना है, तो फिर उसे सेल मान लिया जाएगा, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने ऑनलाइन में कुछ खरीदा, उसमें लिखा हुआ था 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। अब तुम लोगों ने सोचा रिटर्न कर देंगे, मान लो भूल गए, 7 दिन निकल गया, अब रिटर्न नहीं होगा, अब पसंद आए ना आए लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही तो फिर यहाँ पर बोल रहा है कि 3 मंथ्स बाद ये सेल कंसिडर इसीलिए करेंगे क्योंकि देखो, जैसे 7 डेज रिटर्न पॉलिसी में तुम लोगों ने कुछ खरीदा, तो तुम लोग तो हो गए बायर, बट सेलर के तरफ से सोचो, उसको तो ऐसा ही लग रहा है ना, आज बेच के 1 दिन हुआ, क्या पता कस्टमर रिटर्न जनरेट कर दे, आज बेच के 2 दिन हुआ, क्या पता कस्टमर रिटर्न जनरेट कर दे। वो तो सेल रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है जब तक 7 डेज जो है कंप्लीट नहीं होता है। 7 डेज कंप्लीट हो गया, कस्टमर के तरफ से किसी तरीके का मतलब कोई भी स्टेप्स नहीं फॉलो किया गया कि भाई रिटर्न कर रहे हैं, तो हम लोग फिर सेल मान सकते हैं। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि 3 मंथ्स आफ्टर विच दे आर कंसिडर, तो 3 महीने बाद ही वो सेल सेल बोल के इसे कंसिडर कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते हैं। बायर सेंट अप्रूवल फॉर 75% गुड्स अप टू 31 जैन 2002। अच्छा, तो यहाँ पर हम 31 जैन बना लेते हैं। 31 जैन 2002 को बायर ने 75% गुड्स के लिए अप्रूवल कर लिया कि हाँ हम 1,20,000 का 75% गुड्स लेने वाले हैं। तो 1,20,000 का 75% कितना होता है? 90,000। 90,000। तो 90,000 गुड्स के लिए उन्होंने अप्रूवल कर दिया, ठीक है। एंड नो अप्रूवल और डिस अप्रूवल रिसिव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स टिल 31 मार्च। तो 31 मार्च मतलब इसके बाद का, ठीक है। 31 मार्च तक बाकी जो 25% है उसके लिए किसी तरीके का हाँ या ना नहीं बोला गया है कस्टमर की तरफ से। तो फिर हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, कब कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, ये हमें बताना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो बोलो क्या होना चाहिए? पहले बोलो, अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है तो सेल रिकॉर्ड कब होना चाहिए, एक्चुअल सेल रिकॉर्ड कब होना चाहिए? अगर कोई पूरा ही खरीद लेगा, जब भी मान लो पूरा खरीदे, कम खरीदे, ज्यादा खरीदे, सेलर की तरफ से क्या है, उसे सेल कब रिकॉर्ड करना चाहिए? सेल डेट पे या जिस दिन ये अप्रूवल डेट खत्म हो जाता है, जो टाइम पीरियड है खत्म हो जाता है, उस डेट पे सेल रिकॉर्ड करना चाहिए अगर सेल हुआ तो? आफ्टर 3 मंथ्स। हाँ, आफ्टर 3 मंथ्स उसको सेल रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स उसे सेल रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो 90,000 है ये सेल कब रिकॉर्ड होना चाहिए?
ये 90,000 का सेल कब रिकॉर्ड होना चाहिए? इन्होंने तो बीच में अप्रूवल दिया ना 31 जैन को, तो बोलो 90,000 का सेल कब रिकॉर्ड करे? जिस दिन खरीदा। अगर कोई बीच में ही बता दिया कि हाँ मुझे इतना प्रोडक्ट ले लेना है, तो ये सेल कब रिकॉर्ड होगा? 31st Jan. हाँ, ये तो कंफर्म हो गया ना कि भाई ये प्रोडक्ट इनको लेना है। तो देखो गुड्स तो पहले ही ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे प्रोडक्ट दे दिया जाता है कस्टमर को, ठीक है। तो बस जैसे ही उन्होंने सेल बोला, तो फिर हम लोग ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देंगे और अपने बुक्स में सेल बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे। और पैसा मिलने का अनसर्टेनिटी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो 90,000 का सेल तो मेरा इस डेट पे रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी बचा जो 75%, मतलब 1/4 यानी 30,000। अब ये 30,000 का क्या करें? बोलो 30,000 का सेल अभी सिखाया था मैंने कि उन्होंने 31 जैन तक, मतलब सॉरी 31 मार्च 2002 तक कुछ बताया ही नहीं कस्टमर ने, तो फिर उसको सेल मान, जैसे मैंने बोला तुम लोग अगर भूल गए रिटर्न करना, तो फिर तुम लोग रिटर्न नहीं कर सकते हो। तो अगर रिटर्न नहीं कर सकते हो तो सेलर की तरफ से सेल हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो बोलो इन्होंने इनको कोई अप्रूवल नहीं मिला, तो ये क्या करे? बाकी प्रोडक्ट को सेल माने कि ना माने? टाइम चला गया, कस्टमर ने कुछ नहीं बोला, यही तो बोला है ना क्वेश्चन में, तो फिर सेलर क्या मानेगा? After 1st March sale बोले record होना. हाँ, 1 मार्च जैसे ही स्टिपुलेट, ये जो स्पेसिफाइड टाइम है ये क्रॉस हो गया, कस्टमर ने कुछ इन्फॉर्म अपने तरफ से नहीं किया, तो इस डेट जैसे ये दिन पार हो जाएगा, ये टाइम जैसे ही चला जाएगा, 1 मार्च जैसे ही कंप्लीट होता है, या फिर 1 मार्च को ही हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यही लास्ट दिन था। तो सारा दिन देखने के बाद जब अकाउंट्स बनेगा, तो इस दिन ये लोग 30,000 को भी सेल बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि कस्टमर को बताना था ना कि नहीं लेना है। जब कुछ बोला नहीं, ना तो हाँ ना तो ना, तो फिर रूल्स ये है कि मान लो कि ये सेल है, ठीक है। तो एक सेल रिकॉर्ड होगा 1 मार्च को जो कि 30,000 वाला, और एक हो जाएगा 31 जैन को। तो देखो क्या लिखा हुआ है। ये देखो, ये वाला। In case of goods sold on approval basis, revenue should not be recognized until the goods have been formally accepted by the buyer, or the buyer has done an act adopting the transaction, or the time period for rejection has elapsed, or where no time has been fixed, a reasonable time has elapsed। मतलब बता देते हैं। बोल रहा है कि जब गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचा जाता है, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, हम लोग सेल उसको सेल तब तक सेल बोल के रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया है, ये हम लोग नहीं मान सकते ना। तो बोल रहा है कि रेवेन्यू तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अंटिल द गुड्स हैव बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बायर, जब तक बायर एक फॉर्मेलिटी नहीं कर देता है कंफर्म करके कि हाँ भाई मुझे पसंद आया, मुझे लेना है, चाहे वो 2 दिन बाद ही ले, कम से कम एक फॉर्मेलिटी कि हाँ या ना तो बता दे। तो वही बोल रहा है फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बायर, और द बायर हैज डन एन एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, या फिर बायर की तरफ से ऐसा कोई एक्ट हो रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ ये जो है ट्रांजैक्शन होने वाला है और वो प्रोडक्ट लेने वाले हैं। और द टाइम पीरियड फॉर द रिजेक्शन हैज इलेप्स्ड, और वेयर नो, या फिर अगर टाइम पीरियड जो है रिजेक्शन का वो खत्म हो गया, जैसे ये वाले केस में मान लो 7 दिन बाद बताना था, जैसे यहाँ तो 3 मंथ्स बोला है, तो वो 7 दिन मेरा जो एग्जाम्पल है वो बोल रहा है, और हम लोगों ने कुछ बोला नहीं, तो फिर सेलर सोचेगा कि सेल हो गया। तो वही बोल रहा है, और द टाइम पीरियड फॉर द रिजेक्शन हैज इलेप्स्ड, और वेयर नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड, या फिर कोई टाइम फिक्स था ही नहीं, रीजनेबल टाइम हैज इलेप्स्ड। तो अगर मान लो क्वेश्चन में हमें कभी टाइम नहीं बोला और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन दे दिया है, तो ये माना जाता है कि रीजनेबल टाइम के अंदर हाँ या ना बताना है। ऐसा थोड़ी है कि टाइम नहीं बताया तो लेके गया तो 5 साल बाद
नहीं लेना है, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। एक रिजनेबल टाइम, 7 दिन 8 दिन, ठीक है, 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बोला है कि हमें तब तक सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेल हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं जब तक कस्टमर फॉर्मली लेने के लिए कुछ स्टेप्स ना फॉलो करे, या फिर ये ट्रांजैक्शन ऑकर होगा ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए, या फिर टाइम पीरियड, या फिर ऐसा होना चाहिए कि जो टाइम दिया था वो चला गया तो सेल मान सकते हैं, या फिर अगर कोई टाइम नहीं बोला हुआ था तो एक रिजनेबल टाइम जो है वो भी चला गया तो फिर हम लोग उसे सेल मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो देयर फॉर रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर 90,000 अपॉन रिसिप्ट ऑफ द अप्रूवल ऑन 31st, ये जैन होगा, ये मिसप्रिंट है मेरे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर तुम लोग के मैट में ठीक है तो मतलब नहीं ठीक करना पड़ेगा, वैसे ये 31st जैन होगा। देखो 31st फेब बोल के कुछ होता भी नहीं है, और ये गलत दिया हुआ है जैन को, ठीक है। तो जैन को जो 90,000 का उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो तब हम लोग सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, और बैलेंस जो 30,000 है उसको 1 मार्च को रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि टाइम जो है रिजेक्ट करने का वो एक्सपायर हो चुका है, तो हम लोग उसको भी सेल मान लेंगे, ठीक है। तो जो बोला हम लोगों ने देखो वही लिखा हुआ है। फिर 4th नंबर में देखते हैं क्या बोला है। 4th नंबर में बोला है अपार्ट फ्रॉम द एबव the company has made cash sale of 7,80,000, trade discount 5% was allowed on the cash sale। तो बोल रहा है कि इसके अलावा भी ये जो ऊपर कंसाइनमेंट सेल था, अप्रूवल बेसिस का सेल था, ये सब सेल के अलावा भी कंपनी ने एक कैश सेल किया है 7,80,000 का, और उसमें ट्रेड डिस्काउंट हुआ है 5% का, ठीक है। तो बोलो कितना सेल रिकॉर्ड होगा। अगर किसी ने कैश सेल किया है 7,80,000 लेकिन डिस्काउंट दिया है 5% ऑन द कैश सेल, तो फिर कितने का सेल रिकॉर्ड होगा। देखो सेल तो रिकॉर्ड होगा क्योंकि पैसा मिल गया है, तो अनसर्टेनिटी का तो कोई सवाल नहीं, बिकॉज कैश सेल है। अब कोई पैसा क्यों देगा, उसके पास प्रोडक्ट पहुंचा होगा, और उसके पास सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हुआ होगा, तभी तो कोई पेमेंट करेगा, कोई क्यों पेमेंट करेगा, नहीं तो इसका मतलब सेल जो हुआ है ये 3 कंडीशन फुलफिल हो चुका है। इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट बताना है कि कितने का सेल रिकॉर्ड होगा, बोलो अमाउंट कितना होगा। 7,41,000। हाँ, मतलब डिस्काउंट लेस कर देना पड़ेगा, करने के बाद जितना आएगा 7,80,000 माइनस 5% डिस्काउंट कर दो, तो 7,80,000 से 5% डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39,000 का जो डिस्काउंट है वो माइनस होने के बाद जितना आएगा, जो कि 7,41,000 होता है, इतने का सेल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होगा कि नहीं होगा इस बात का कोई मतलब चांसेस ही नहीं है हाँ या ना का, क्योंकि ऑलरेडी सेल हो चुका है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, इसका मतलब हमें अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना पड़ेगा। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट गिवन शुड बी डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग रेवेन्यू, दस 39,000 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टर्नओवर, मतलब सेल ऑफ 7,80,000 फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू होना चाहिए 7,41,000। यहाँ पर थोड़ी ना पूछ रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे या ना करे, क्योंकि बोल ही तो दिया है कि प्रोडक्ट बिक गया तभी तो कोई पैसा दिया है, और बिक गया तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब ये चारों केसेस मैंने बता दिया, और इस क्वेश्चन को ये चारों केसेस हमें बताने के पहले हमें AS9 में ये चीज AS9 के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं तो प्रोविजंस जो है हमें लिखना पड़ता है। केस स्टडीज क्वेश्चन है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ गुड्स। अगर तुम लोग इतना ना लिखना चाहते हो, जैसे कि हम बोलेंगे जरूरी नहीं है, तुम लोग ये लिख सकते हो AS9 के अकॉर्डिंग सेल ऑफ गुड्स का जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है। ये इतना अगर लिख दोगे, फिर उसके बाद जो 3 या 4 केसेस हम लोगों ने पढ़ा वो लिख दोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने भी वही लिखा है, बस हाँ थोड़ा सा और भी ज्यादा लिखा होगा लैंग्वेज वगैरह, तो देख लो। बोल रहा है ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ गुड्स परफॉर्मेंस शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग अचीव्ड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, मतलब जो सेल है वो कब रिकॉर्ड होता है, ये तीनों ये कंडीशंस में, जिसमें मैंने 3 कंडीशन लिखवाया है, इन्होंने इसको कंबाइन करके 2 लिखा है। ये देखो बोल रहा है द सेलर ऑफ द गुड्स हैड ट्रांसफर टू द बायर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर a price, or all significant risk and reward of ownership have been transferred to the buyer and the seller retain no effective control of the goods transferred to the degree usually associated with the ownership। तो बोल रहा है कि
जैसे ही बिक जाता है ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। बाकी अगर देखो तो मेरा पॉइंट 1 और 2 को मिला के इन्होंने ये ओनरशिप लिखा है, ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर टू द बायर। और उसके बाद बोला है सेलर रिटेन नो इफेक्टिव, अब बेचने के बाद सेलर के पास उस गुड्स का कोई कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज बोला है। फिर नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन दैट विल डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। तो तुम लोग चाहो तो वो सारे लैंग्वेज जोड़ सकते हो, या फिर अगर सिर्फ इतना लिखोगे तो भी काफी है। तो हम तो बोलेंगे ये टू द पॉइंट लिख सकते हो, इतना अगर नहीं भी लिखोगे चलेगा, बाकी ये 4 केस को हमें बता देना है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 8th नंबर में आते हैं। 8th नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है For the year ended 31st March 2001, KY Enterprise has entered into following transaction। तो कुछ transactions किया है KY Enterprise ने। बोल रहा है कि on 31st March KY supplied 2 machines to its customer ST। तो KY ने अपने कस्टमर ST को 2 मशीन दिया है, बोल रहा है 2 मशीन ट्रांसफर किया। मशीन वेयर एक्सेप्टेड बाय ST, तो उन्होंने प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया 31st मार्च 2001 को। अच्छा, और 31st मार्च को ही भेजा और उन्होंने उसी डेट पे एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। तो सेल कब हुआ है, 31st मार्च को सेल हुआ है। अच्छा, ये 2001। मशीन 1 वाज अ मशीन दैट वाज रूटीनली सप्लाइड बाय केवाई टू मेनी कस्टमर एंड द इंस्टॉलेशन प्रोसेस वाज वेरी सिंपल। तो मशीन 1 जो है वो नॉर्मली बहुत सारे कस्टमर को वैसे भी बेचते रहते हैं, और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बोल रहा है कैसा है, आसान है, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन को लेके कोई बात होगा इसीलिए इस तरीके से बोला है। फिर देखो क्या बोल रहा है, मशीन 1 वाज इंस्टॉल्ड ऑन 2 अप्रैल 2001। अच्छा, मशीन 1 कब इंस्टॉल्ड हुआ है, 2 अप्रैल को इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। और मशीन 2 बीइंग मोर स्पेशलाइज्ड in nature requires an installation process which is more complicated requiring significant assistance from KY। तो ये जो मशीन 2 है इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और ये इंस्टॉल करवाने के लिए KY से क्या करना पड़ेगा, असिस्टेंस लेना पड़ेगा। मशीन 2 वाज इंस्टॉल्ड बिटवीन 2 एंड 5 अप्रैल, और ये इंस्टॉल कब होगा, 2 और 5 अप्रैल के बीच में, ठीक है। ये डेट दे दिया इन्होंने, मतलब फिर KY ने बोला होगा ठीक है आपका मशीन 2 से 5 अप्रैल के बीच में इंस्टॉल करवा देंगे। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड सेल प्राइसेस आर एज फॉलोज। तो कॉस्ट और सेल प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सेल प्राइस मशीन 1 का इतना 3,20,000, 3,00,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,60,000, 1,50,000। इंस्टॉलेशन फी इसका नील है, इसका 10,000 है। हाउ शुड above transaction be recognized by KY Enterprise for the year ended 31st March 2001। 31st March 2001 KY Enterprise किस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि देखो केवाई के लिए तो सेल है, तो बेसिकली यही पूछ रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैस कब होगा, कितने अमाउंट से होगा, ठीक है। तो पहले मशीन 1 पे चलते हैं। तो बोलो मशीन 1 जो है उसका क्या फीचर्स है। मशीन 1 बहुत सारे कस्टमर को बेचा जाता है, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। और मशीन 1 और मशीन 2 दोनों को ही कब बेचा गया है, 31st मार्च को। तो मशीन 1 को भी हम लोगों ने 31st मार्च को बेचा है और उस दिन से बायर ने ले भी लिया, ठीक है। तो मुझे बोलो ये मशीन 1 जो सेल हुआ है ये सेल कब रिकॉर्ड होना चाहिए, डेट बताओ। सेल हुआ है 31st मार्च, हम लोग पहले मशीन 1 पे बात करते हैं, बोलो। जिस दिन सेल हुआ उस दिन ही एसटी ने जो है मशीन एक्सेप्ट कर लिया। तो बोलो मशीन 1 का सेल कब रिकॉर्ड करें। बोलो कब ट्रांसफर करें। जिस दिन वो 3 कंडीशन फुलफिल होगा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड, और जो है नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। बोलो ये कौन से डेट पे हो रहा है, ये तो मशीन 2 का है। से मशीन 1 के लिए तो एक ही डेट है 31st मार्च। अब तुम लोग को बोलना है कि 31st मार्च को सेल रिकॉर्ड होगा, उसके आगे होगा, उसके बाद होगा, ऐसा ही कुछ आंसर। ये 3 के अलावा और क्या हो सकता है, बोलो क्या आंसर होगा। मशीन 1 का सेल कब रिकॉर्ड होगा, 31st. 31st.
31 मार्च को ही होगा ना, क्योंकि 31 मार्च को एसटी ने मशीन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब मशीन, उस मशीन को बेच के जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, ठीक है, वो 31 मार्च को ही रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट, मशीन को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हो गया कि उनको प्रोडक्ट मिला तभी ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसफर हो गया है प्रॉपर्टी टू द बायर। और जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया, रिस्क रिवॉर्ड भी उनके पास चला गया, तो सारे रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप से रिलेटेड वो ट्रांसफर हो गया बायर के पास, मतलब एसटी के पास, ठीक है। और पैसा मिल जाएगा, ये सर्टेन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में किसी तरीके का अनसर्टेनिटी नहीं बोला, क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी होगा वो तो क्वेश्चन को बताना पड़ेगा ना, हमें कैसे पता होगा कि कौन सा कस्टमर पैसा देने वाला है, कौन सा नहीं देने वाला है, ठीक है। तो जब तक हमें क्वेश्चन कुछ ना बताता है कस्टमर के कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, तो तब तक हम लोग हमेशा यही मानेंगे कि पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो मशीन 1 का सेल रिकॉर्ड होना चाहिए 31 मार्च को, ठीक है। तो आओ देखो पढ़ के देखते हैं मशीन 1 का सेल कब रिकॉर्ड होगा। देखो, एज द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज सिंपल, रेवेन्यू फ्रॉम मशीन 1 विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 मार्च। हाँ, ये भी एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना था कि इसमें इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आसान था, तो इन्होंने इंस्टॉल करके यूज करना स्टार्ट कर दिया है। और मशीन का जो सेल है वो हम लोग 31 मार्च को ही इसका मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये दे दिया है कि मशीन का रेवेन्यू, ये सब दिया हुआ था, वो देख देख के इन्होंने मतलब लिखा है। देखो, रेवेन्यू कितना है, 3,20,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इस मशीन से जो भी हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसका कॉस्ट है 1,60,000। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर फिर कितना हो जाएगा, 3,20,000 से 1,60,000 माइनस करने से, मतलब रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो 3,20,000 है। मतलब ये मशीन से, देखो, इस मशीन से रेवेन्यू जनरेट हुआ 3,20,000, और इसको इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,60,000, तो इसका मतलब इससे प्रॉफिट हो गया 1,60,000। फिर बोल रहा है सिंस द क्वेश्चन specifies that the machine is already accepted by ST on 31st March, the revenue arising from the sale of machine needs to be recognized for the year ending 31st March. This is because acceptance of the machine indicates that the risk reward pursuant to the ownership are transferred to ST. ST को ट्रांसफर हो गया है ओनरशिप, प्रोडक्ट, और सर्टेनिटी भी है कि हमें पैसा मिल जाएगा, तो हमें उसी दिन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड मशीन 2, मशीन 2 का क्या कंडीशन था, मशीन 2 भी सेल कब हुआ था, मशीन 2 सेल हुआ था 31 मार्च को, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन कब होगा, सेकेंड से लेके 5 अप्रैल के बीच में इसका इंस्टॉलेशन होगा, और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। और इंस्टॉलेशन फीस भी लिया जा रहा है 10,000 रुपए। हम लोग को बताना है कि मशीन 2 का सेल कब रिकॉर्ड होना चाहिए, बोलो। In 31st March. हाँ देखो, मशीन 2 तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सेल हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे, 31 मार्च को। लेकिन हम लोग अगर इंस्टॉलेशन करवाने का चार्जेस ले रहे हैं, तो ये हम लोग क्या बेच रहे हैं, जैसे जब मशीन बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग इंस्टॉलेशन का भी चार्जेस ले रहे हैं, तो हम लोग क्या बेच रहे हैं, हम लोग क्या बेच, मतलब क्या सेल कर रहे हैं। देखो, सेल क्या क्या हो सकता है, गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है, इंटरेस्ट, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या क्या चीजों का होता है ना। तो देखो, प्रोडक्ट बेचने से होता है, सर्विस बेचने से होता है, इंटरेस्ट मिलने से होता है, रॉयल्टी और डिविडेंड, यही तो कवर करता है ES9। तो इंस्टॉलेशन का पेमेंट ले रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हम लोग ले रहे हैं, तो वो भी तो एक इनकम है। तो वो हमारे कौन से पार्ट में आ रहा है, A B C में से, B. बी, ठीक है। इंस्टॉलेशन का सर्विस दे रहे, इसका मतलब तो यहाँ पर दो रेवेन्यू आ जाएगा, एक प्रोडक्ट का जो कि 31 मार्च को रिकॉर्ड होगा, वो सही है कि मशीन टू 31 मार्च को बिका, एक्सेप्ट करने वाले ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने का मतलब ही हो गया कि सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, और उसके साथ साथ अनसर्टेनिटी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब ये प्रोडक्ट का सेल तो हम लोग 31 मार्च को मान लेंगे, और ये जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं, जिसके बदले 10,000 रुपए ले रहे हैं, ये सेल हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे, ये बताओ।
तो इसका रूल्स मैंने लिखवाया था कि सर्विस जब प्रोवाइड होता है तो हमें कब सेल रिकॉर्ड करना चाहिए। तो उसका दो मेथड होता है। देखो अभी तक क्वेश्चन में एक ही मेथड से आ रहा था, अब ये क्वेश्चन में दो मेथड आ गया। मतलब सॉरी, इस क्वेश्चन में दो दो तरीके का सेल आ गया। एक है सर्विस वाला, एक प्रोडक्ट वाला। तो सर्विस वाले का दो कंडीशन था, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड और कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट सर्विस मेथड में क्या होता है, जितना जितना परसेंटेज में कंप्लीट होगा उतना सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर कंप्लीटेड सर्विस मेथड को यूज कर रहे हैं, कंप्लीटेड सर्विस मेथड को यूज करने से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने से हम लोग सेल रिकॉर्ड करेंगे। तो तुम लोग बोलो कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, क्या ये मतलब कंप्लीट एक सर्विस है, या फिर इस सर्विस को हम लोग आज आधा कल आधा ऐसे करके देंगे। बोलो, उसके बेसिस पे ना हमें मेथड चूज करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन करने का जो काम होता है ये कैसा होता है, तो उसी के हिसाब से हमें मेथड चूज करना चाहिए। देखो कंप्लीशन प्रोपोर्शनेटली तब होता है ना, जो काम एक लंबे प्रोसेस के लिए चलेगा तो फिर हमारा कुछ अभी हुआ, फिर उसके बाद कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ, इस तरीके से। जैसे मान लो तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम लोग का मुझे प्रोपोर्शनेट सर्विस मेथड से हम चाहे तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ड्यूरेशन होता है ना, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 10 मंथ्स, 1 ईयर, जैसा जो होता है। ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनेट करने का फिर भी कोई मतलब बनता है, लेकिन इंस्टॉलेशन का काम क्या प्रोपोर्शनेटली होता है? अब ये 2 से 5, तुम लोग ये मत मान लो कि 2 से 5 कोई प्रोपोर्शन बोल रहा है, कि उन्होंने बता दी कि 2 से 5 के बीच में हमारे टेक्नीशियन आके आपका मशीन इंस्टॉल करके चले जाएंगे। तो कोई एक दिन आके करके चले जाएंगे, वो थोड़ी ना रोज रोज किसी को भेजेंगे कि भाई जाओ आज इतना इंस्टॉल करके आओ, कल इतना करके आना। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। देखोगे कोई भी प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी किसी को भेजती है तो वो उनका डे 1 का ही नॉर्मली काम रखा जाता है, थोड़ी ना रोज रोज आके कोई करेगा। तो इसमें तो कंपनी का लॉस होगा। बार बार वो एक ही काम के लिए थोड़ी ना लोगों को भेजेंगे। बाई चांस कुछ फॉल्ट हो गया, नहीं हुआ, वो अलग बात है। बोलो, ये सर्विस का सेल कब रिकॉर्ड होगा? मैम एक बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जब इंस्टॉलेशन जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है। जिस दिन कंप्लीट कर लेंगे उस दिन रिकॉर्ड करना चाहिए। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मशीन 2। बोल रहा है कि ये पहला देख लो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस फॉर मशीन 2 इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट असिस्टेंस फ्रॉम केवाई। हाउएवर क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट द मशीन इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय एसटी ऑन 31st March, assuming that there is no further approval acceptance required from the buyer for the machine sold. रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मशीन 2 कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडिंग। तो ये लाइन जस्ट ऐसे ही जोड़ दिया है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसके बाद और बायर का कोई अप्रूवल का कोई पोर्शन बाकी नहीं रहता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मशीन 2 बिक गया उसी डेट पे। ठीक है। मशीन 2 से रेवेन्यू है 3 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,50,000, तो फिर प्रॉफिट हो गया 1,50,000, ये बोल रखा है। फिर बोल रहा है हाउएवर इंस्टॉलेशन fee which is for rendering installation service cannot be recognized until the installation is completed। तो जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग जो है इसका जो मतलब इसको ये इंस्टॉलेशन से मिलने वाला जो रेवेन्यू है उसे एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। सिंस द मशीन इज पेंडिंग इंस्टॉलेशन, द रेवेन्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 5th April वंस द इंस्टॉलेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है। तो हम लोग 5th April को कर सकते हैं, क्योंकि वहां बोल रखा था ना कि 2 to 5th April, तो बोल रहा है कि 5th April को हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने पे सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो क्या यहाँ पर बोला था कि 2 से 5 तारीख तक लगेगा? हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं। मशीन 2 वॉज इंस्टॉल्ड बिटवीन 2 and 5th April। अच्छा, 2 तारीख को और 5 तारीख को, 2 to 5th April नहीं बोला था। अच्छा, इसीलिए उन्होंने आंसर में लिखा है 5th April। अच्छा, बिटवीन 2 and 5th April। ठीक है, 2 और 5 अप्रैल के बीच में। ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये इसका मतलब ये रख रख के हो रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है। मतलब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने में कॉम्प्लिकेटेड बोला था ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जैसे सोचा वैसा नहीं बोल रहा है कि इंस्टॉलेशन का काम एक ही दिन में हो जाएगा। इनका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना, तो ये कंप्लीट होने में 2 से 5 तारीख के बीच का समय लगेगा। तो इसीलिए क्योंकि समय लग जाएगा तो ये
जब कंप्लीट होगा तब हम लोग उसको जो है उसका सेल बोल के रिकॉर्ड करेंगे। तो कंप्लीशन डेट इन्होंने 5 अप्रैल को मान रखा है, 2 और 5 अप्रैल, तो 2 तारीख को होगा और 5 अप्रैल को होगा। तो 5 अप्रैल को इन्होंने जो है लास्ट कंप्लीशन डेट है, तो इस डेट को हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि उस दिन मशीन पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब 9th नंबर का देखते हैं। 9th नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है पीक्यूआर लिमिटेड सेल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टू डीलर। तो ये नॉर्मली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेचता है, ये कंपनी डीलर को बेचता है। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेल इज दैट इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ फॉर डिलेड पेमेंट। तो ये डीलर को बेचता है प्रोडक्ट, ठीक है, और अगर डीलर पैसा देने में देरी करता है तो पर मंथ 2% करके इंटरेस्ट लग जाएगा, ऐसा कंडीशन में सेल होता है। Percentage of interest recovery is only 10% on such overdue outstanding due to various reason। बोल रहा है percentage of interest recovery is only 10%। बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ 10% जो है इंटरेस्ट रिकवरी होगा ऑन सच overdue, मतलब जो भी पेमेंट बाकी रह गया उस पे ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है, अलग अलग रीजन के वजह से। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 द कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज द एंटायर इंटरेस्ट रिसीवेबल, डू यू एग्री। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले समझो। बोल रहा है कि अगर डीले हुआ तो रूल्स क्या है, 2% पर मंथ करके इंटरेस्ट लगेगा। अब कितने अमाउंट पे लगेगा, जितना अमाउंट बाकी रह जाएगा, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब डीलर जो पैसा नहीं दे पाया उस पे 2% पर मंथ करके इंटू जितना मंथ होगा, ठीक है। अगर 2 मंथ हुआ तो 2, अगर 3 मंथ हुआ तो 3। यहाँ पर डिवाइडेड बाई 12 वगैरह नहीं होगा क्योंकि 2% खुद ही मंथ है, ठीक है। तो 2% एक महीने का, अब जितना महीना होगा उतने महीने का, ठीक है। अब बोल रहा है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन। बोल रहा है कि सिर्फ 10% ही इंटरेस्ट रिकवरी होगा, ठीक है। 10% इंटरेस्ट रिकवरी होगा। 10% मतलब 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, मतलब 5 मंथ्स का ओवर ड्यू हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर 10% तो हर महीना 2% करके, तो इसका मतलब 5 महीने में 2% करके इंटरेस्ट लगने से 10% होता है। तो 5 महीने का ओवर ड्यू हुआ होगा, ठीक है। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2001-2, जब 2001-2 फाइनेंशियल ईयर बन रहा है, द कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज द एंटायर इंटरेस्ट रिसीवेबल। कंपनी बोल रही है कि जितना भी इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा हम लोग पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या ये कंपनी सही बोल रही है, अगर जितना भी इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा वो पूरा कंपनी बोल रही है कि हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। क्या ये सही है कि गलत, मतलब क्या कंपनी ऐसा कर सकती है या नहीं, वो हमें बताना है। तो इंटरेस्ट का रूल्स क्या था, रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करना चाहिए ऑन द टाइम ऑफ प्रोपोर्शन बेसिस, जब हमारा मतलब प्रोपोर्शनल बेसिस पे करेंगे, बट ये एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। तो मैंने ऐसे एक एग्जांपल दिखाया था ना कि भले ही मुझे इंटरेस्ट यहाँ मिले, लेकिन किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर मेरा इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है तो मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा इंटरेस्ट कितना एक्रू हो रहा है, 10% मेरा इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, क्योंकि बोला है कि 10% रिसीवेबल। देखो जितना रिसीवेबल होता है उतना ही मेरा एक्रू होता है। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी, इतना रिकवरी हो सकता है, ठीक है। तो कंपनी बोल रही है कि हम पूरे 1-2 में जितना होगा, तो देखो अगर पर मंथ 2% है तो पूरे एक साल का 24% हो जाएगा, ठीक है। 12 महीने का 24% हो जाएगा, 2%, 2% करके। तो कंपनी बोल रही है कि हम पूरे साल का ही रिसीवेबल को दिखा देंगे, रिकॉग्नाइज कर देंगे। लेकिन ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि रिकवरी तो 10% पे ही होगा, क्योंकि इतना ही जो है हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। तो इसका मतलब कंपनी पूरा इंटरेस्ट, एंटायर इंटरेस्ट रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, ओनली 10% को कर सकती, 24% को नहीं कर सकती है, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा है, देखो ये रहा। बोला है कि
As per AS9 revenue recognition, where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, that is for escalation of price, export incentive, interest, etc., revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved. तो पहले ये बताया कि अगर हमारा कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो रहा है तो हमें अपना ये देखो, ये मैंने लिखवा है, तुम लोग उसके जगह मेरा ये पॉइंट जो मैंने लिखवा है ये भी लिख सकते हो कि एज पर AS9, when the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved. तो मैंने जो बोला है वही लिख सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो. In such case, it may be appropriate to recognize revenue only when it is reasonably certain that the ultimate collection will be made. तो फिर से वही चीज बोला है कि ये अप्रोप्रिएट होगा कि हम लोग तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें जब हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली कलेक्शन जो है वो सर्टेन हो जाएगा. वेयर देयर इज नो अनसर्टेनिटी एज टू अल्टीमेट कलेक्शन, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विस इवन दो पेमेंट्स आर मेड बाय द इंस्टॉलमेंट. बोल रहा है अगर वेयर देयर इज नो अनसर्टेनिटी, अगर किसी तरीके का अनसर्टेनिटी नहीं है कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग. तो जब हम लोग बेच देंगे या फिर सर्विस बेचते हैं या प्रोडक्ट बेचते हैं, दोनों के केस में ही हम लोग बोल रहा है कि पेमेंट्स आर मेड बाय, इवन दो पेमेंट्स आर मेड बाय इंस्टॉलमेंट. मतलब बोल रहा है कि अगर मेरा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाला है मेरा बायर, फिर भी मुझे सेल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए अगर मेरा किसी तरीके का अनसर्टिनिटी नहीं है तो. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है. दस PQR लिमिटेड कैन नॉट रिकॉग्नाइज, PQR लिमिटेड कैन नॉट रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट अमाउंट अनलेस द कंपनी एक्चुअली रिसीव इट. तो PQR लिमिटेड तब तक इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी जब तक उसे ये रिसीव नहीं होता है. 10% रेट ऑफ रिकवरी ऑन ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग इज ऑल्सो एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड एंड इज नॉट सर्टेन. बोल रहा है कि 10% रेट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एक एस्टिमेशन है, वो सर्टेन नहीं है. हेंस द कंपनी इज एडवाइज टू रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट रिसीवेबल ओनली ऑन रिसिप्ट बेसिस. तो इंटरेस्ट जो रिसीवेबल है उसे रिसिप्ट बेसिस पे ही इनको रिकॉर्ड करना चाहिए. ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब एस्टिमेटेड है बोल रहा है तो रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, एक्रूवल नहीं होगा. अच्छा, कहाँ बोला है कि ये यहाँ पर बोला था क्या? One of the condition of sale is that interest is at the rate of 2% per month for delayed payment. Percentage of interest recovery is only 10% on such overdue outstanding due to. अच्छा, यहाँ पर बोला है, देखो बोल रहा है कि ओनली 10% ही रिकवर हो सकता है, बाकी क्योंकि कुछ रीजन है उस वजह से, बाकी होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं बोला है. बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10%. मतलब जो भी ओवरड्यू हुआ है, देखो हमें तो ये अमाउंट नहीं बोला है कि कितना ओवरड्यू है, हर ओवरड्यू जितना भी हो पर मंथ 2% करके लगना चाहिए. तो बोल रहे हैं सिर्फ 10% ही रिकवर होगा, फिर भी कंपनी बोल रही है कि हम लोग पूरे ईयर का ही इंटरेस्ट रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज कर देंगे. तो इस बात से पता चल रहा है कि इंटरेस्ट मिलने में अनसर्टेनिटी है कि इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो बोल रहा है रिकवरी इज ओनली, मतलब सिर्फ 10% होगा तो पूरा नहीं हो रहा है, तभी तो ये लैंग्वेज बोल रहा है कि रिकवरी इज ओनली 10%. तो यहाँ पर क्योंकि जो मतलब एस्टिमेशन है उस पे कोई सर्टेनिटी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि अगर सर्टेनिटी नहीं है तब तो जब सर्टेनिटी होगा तभी करना पड़ेगा, अदरवाइज पोस्टपोन करना पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो नॉर्मली इंटरेस्ट क्या होता है, रिसिप्ट बेसिस पे नहीं होके एक्रूअल बेसिस. अगर हमारा एक्रू हो रहा है इंटरेस्ट तो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट एक्रू होने पे भी रिकॉर्ड तभी कर सकते हैं अगर मेरा सर्टेनिटी है. अगर अनसर्टेनिटी है तो भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जितना भी एक्रू क्यों ना हो. मुझे पता है मुझे किसी से इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मुझे पता है उसका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है कि वो इंटरेस्ट नहीं दे सकता है, तो मेरा इंटरेस्ट जितना भी एक्रू क्यों ना हो मुझे वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए मेरे पास सर्टेनिटी नहीं है. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रोसेस को हमें क्या कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये देखना था मुझे कि ये मैंने ध्यान नहीं दिया. तो बोल रहा है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन. इससे पता चल रहा है कि सर्टेनिटी
नहीं है, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है अलग अलग रीजंस है जिसके वजह से ऐसा लग रहा है इनको कि बस 10% ही कर सकते, बस 10% का मतलब और भी होगा जो कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अनसर्टेनिटी अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट के ऊपर अभी नहीं करेंगे, जब हमें रिसिप्ट होगा तब करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का 9th नंबर वाला हो गया। अब ये एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल करेंगे। तो एमसीक्यू में सबसे पहले बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मेंशन बिलो मस्ट बी मेड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के केस में कौन कौन से कंडीशन जो है मीट होने चाहिए ताकि हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सके। The entity selling goods not retain any continuing influence or control over the goods। तो बोलो जो गुड्स बेच रहा है उसका उस गुड्स पे आगे जाके किसी तरीके का इन्फ्लुएंस या कंट्रोल नहीं होना चाहिए। क्या ये कंडीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो। अगर हम लोग किसी को सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देंगे, क्या हमारे उस प्रोडक्ट पे हमारा और कोई कंट्रोल रहेगा? नो मैम। तो फिर ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन मस्ट बी होना चाहिए, ठीक है। व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच टू द बायर, जब गुड्स बायर को डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो क्या तब हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए? मतलब डिस्पैच होना क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? ये जो 3 पॉइंट है ना, इसको देखो ना, गुड्स डिस्पैच होना इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ही तो गुड्स डिस्पैच होना है। फिर बोलो रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। क्या ये पॉइंट हम लोगों ने कहीं पढ़ा है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हमें रिलायबली मेजर करने आना चाहिए? क्या ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ कहीं भी पढ़ा है इन तीनों पॉइंट्स में? हम लोग का ये 3 पॉइंट है और अनसर्टेनिटी वाला, बोलो ये पॉइंट मस्ट बी है कि नहीं है AS9 में? नो मैम। नहीं, ये तो हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा ना। तो ये हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। द सप्लायर इज पेड फॉर द गुड्स, क्या ये बात होना जरूरी है कि सप्लायर इज पेड फॉर द गुड्स? पॉइंट देखो क्या बोला है, लैंग्वेज देखो। सप्लायर मतलब तो जो सेलर है, इज पेड फॉर द गुड्स, क्या ये बात सही है? मतलब कंडीशन क्या मैच करे, क्या ये लैंग्वेज सही है? जो बेचेगा जो बेचने वाला है वही गुड्स का पेमेंट करेगा? नो मैम। तो फिर ये तो लिखा ही गलत है। फिर बोल रहा है इट इज रिजनेबली सर्टेन दैट द बायर विल पे फॉर द गुड्स। क्या हमारे पास एक सर्टेनिटी रिजनेबल होना चाहिए कि बायर जो है गुड्स के लिए पे करेगा? क्या ये कंडीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? ये पॉइंट क्या है? वही वाला तो है, बोलो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? सर्टेनिटी ऑब्वियसली होना चाहिए कि मुझे पैसा मिलेगा, तो ये 5th नंबर भी होना चाहिए। 6th नंबर में बोला है द बायर हैज पेड फॉर द गुड्स। बोलो क्या ऐसा कोई कंडीशन है कि बायर हैज पेड फॉर द गुड्स? नहीं। ये गलत भी नहीं लिखा हुआ है इन दोनों के तरह। जैसे देखो ये कंडीशन है नहीं, ये गलत नहीं है। देखो वैसे रिलायबली मेजरमेंट होना चाहिए बट ये इस एस का पार्ट नहीं है, ठीक है। और बायर को गुड्स के लिए पे करना पड़ेगा, वो भी सही है कि बायर को गुड्स के लिए पे करना पड़ेगा, कोई ये गलत नहीं बोला है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बायर पेमेंट करेगा, उस बात का सर्टेनिटी होना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट देखो तो ये 5th में ही कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? ए में बोला है 1 to 5, बी में बोला है तो हम लोग का तो 1 to 5 ही आया है। 2 3 देखो पहला बात है 3 4 जहां इंक्लूडेड है वो तो आंसर होना ही नहीं चाहिए। तो देखो फिर BCD तो होगा नहीं, तो आंसर मेरा ए हो जाए। फिर यहाँ पर देखते हैं कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इज एन अरेंजमेंट वेयर इन्वेंट्री इज हेल्ड बाय द वन पार्टी बट ओन्ड बाय द अनदर पार्टी। तो अभी मैंने बताया कि रखता है एजेंट तो होल्ड बाय
एजेंट, और ओनरशिप किसके पास होता है? कंसाइनर के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट द इन्वेंट्री इन क्वेश्चन इज अ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री? तो ये जो नीचे पॉइंट्स दिया हुआ है इसमें से कौन सा कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है? बोल रहा है मैन्युफैक्चरर कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरर मतलब कौन हो गया? जो गुड्स बनाता है, और डीलर का मतलब जो गुड्स दूसरे से लेके बेचता है। तो इन दोनों केस में कंसाइनर कौन हुआ और कंसाइनी कौन हुआ? जिसका गुड्स का ओनरशिप होता है वो कंसाइनर होता है। बोलो मैन्युफैक्चरर और डीलर में बोलो कंसाइनर कौन लग रहा है, कंसाइनी कौन लग रहा है? डीलर क्या करता है मैन्यु कि... हाँ बोलो। मैन कंसाइनर। हाँ, और ये कंसाइनी है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है, फिर डीलर को रख देता है कि आप मेरा ये प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। डीलर क्या करता है? बेच देता है, बेचने के बाद कमीशन देता है, ठीक है। बोल रहा है मैन्युफैक्चरर कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंटरी। मैन्युफैक्चरर कभी भी डीलर को ये बोल नहीं सकता है कि, मतलब कैन नॉट रिक्वायर डीलर टू रिटर्न द, मतलब उनको इन्वेंटरी रिटर्न करने के लिए नहीं बोलेगा। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर डीलर को नहीं बोलेगा कि कैन नॉट रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंटरी? अगर नहीं बिका, डीलर के पास कोई सामान नहीं बिका, तो क्या वो रिटर्न नहीं करेगा मैन्युफैक्चरर को? वो अपने पास रख के क्या करेगा? रिटर्न করবে। कर सकता है ना। तो फिर ये बात क्या है? ये गलत दिया हुआ है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। और फिर बोल रहा है डीलर हैज राइट टू रिटर्न द इन्वेंट्री। डीलर के पास राइट है कि वो इन्वेंट्री रिटर्न कर सकता है। देखो, डीलर के पास राइट है, ये लैंग्वेज गलत है। डीलर का अधिकार है, वो रिटर्न कर सकता है, ऐसा नहीं है। डीलर को रिटर्न कर देना है। अगर एजेंट प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा है या नहीं बिका है तो वो तो रिटर्न करेगा ही। इसमें अधिकार का क्या है? ये तो उसका नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया कि हम दूसरे का चीज लेके बेचते हैं, जो नहीं बेच पाएंगे वो उनको रिटर्न कर देंगे। इसमें अधिकार का कोई बात नहीं है। मतलब मैन्युफैक्चरर थोड़ी ना बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, तो डीलर बोलेगा नहीं मेरा अधिकार है हम आपको वापस करेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो तो मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है, नहीं बिका तो वो तो वापस लेके जाएगा ना। वो क्यों एजेंट के पास रखेगा? रखेगा तो उसका ही लॉस है। अगर वो एजेंट नहीं बेच पाए, किसी और को देके बिकवा देगा या कुछ और करेगा, डीलर के पास क्यों रखा हुआ रहेगा? तो राइट का कोई बात नहीं है कि भाई डीलर के पास राइट्स है कि वो इन्वेंट्री जो ना बिके उसे रिटर्न कर दे। तो राइट्स का कुछ नहीं है। नॉर्मल बात है, नहीं बिकेगा तो डीलर खुद ही बोलेगा भाई लेके जाओ, नहीं बिक रहा है, ठीक है, मेरे से नहीं बिका या हम नहीं बेच पाए। Manufacturer is responsible for the pricing of the goods and any change in the pricing can only be approved by the manufacturer। बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वही गुड्स का प्राइस डिसाइड करता है, और प्राइस में कोई कम या ज्यादा होने के केस में मैन्युफैक्चरर ही अप्रूवल देता है। तो बोलो ये बात सही है? हाँ। ये बात सही लग रहा है, ठीक है। फिर तो आंसर सी हो सकता है, बाकी डी भी देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द गुड्स एंड एनी चेंज इन द प्राइसिंग कैन ओनली बी अप्रूव्ड बाय द डीलर। क्या ये बात सही है? नो मैम। नहीं, डीलर थोड़ी ना प्राइस डिसाइड करेगा। तो आंसर मेरा सी हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज रेवेन्यू फॉर मेसर्स ए बी एंटरप्राइजेस। तो बोल रहा है कि कौन सा रेवेन्यू होगा क्वालिफाई एज रेवेन्यू। अच्छा, बोल रहा है कि सेल ऑफ 20 लाख मेड अंडर कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल क्या है? हम लोगों ने 20 लाख का, ठीक है। तो इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करें, ये पूछ रहा है। फिर बोल रहे सेल ऑफ एन ओल्ड मशीन अमाउंटिंग 5 लाख। 5 लाख का मशीन, तो देखो हमें बोला है रेवेन्यू क्वालिफाई एज रेवेन्यू। रेवेन्यू बोल के क्वालिफाई होगा कौन सा सेल, ठीक है? कंसाइनमेंट सेल, मशीन सेल, और नीचे और भी ऑप्शंस होगा। पहले ये दिमाग में रखो कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं AS 9, जिसमें हमारा रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेल ऑफ गुड्स होता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस होता है, इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला इंटरेस्ट होता है, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स यूज करने के बदले रॉयल्टी होता है, शेयर होल्ड करने के बदले डिविडेंड होता है। ये चीज कवर होता है। तो क्या कंसाइनमेंट सेल से जो रेवेन्यू जनरेट होगा क्या वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा? ये भी रेवेन्यू है, बट क्या ये एएस मतलब AS 9 में कवर होगा? पॉइंट ए।
अच्छा, नेक्स्ट वाला बताओ। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने मशीन बेचा, तो मशीन हमारे लिए क्या है? ओल्ड मशीन बेचा, ये समझो। हम लोग मशीन बेचने वाले नहीं है। अगर मशीन बेचने वाले होते तो मशीन हमारा गुड्स होता, स्टॉक होता। यहाँ पर सोल्ड ऑफ गुड्स का मतलब क्या? जो मेरा स्टॉक है, जिस चीज का बिजनेस हम करते हैं, मैंने अपना एक पुराना मशीन बेच दिया, तो क्या ये स्टॉक बिका, ये एसेट बिका? ये बताओ। ये सब तो अकाउंट्स का एसिड। बेसिक है। एसेट तो क्या, एसेट बिकना इसमें कवर होता है? ऐसा सोचना पड़ेगा तुम लोग को। क्या एसेट बेचना AS9 कवर करता है? करता है तो 5 लाख रेवेन्यू बोल के दिखाएंगे? नो मैम। नहीं होता है ना, वही हम बोल रहे हैं। अच्छा, फिर बोल सी में देखो, बोल रहा है सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल्स रिकॉर्डेड इज 50,000। बोल रहा है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइड किया, मतलब सर्विस प्रोवाइड करना हमारा काम है, ठीक है। और उससे हम लोगों ने 50,000 सेल जनरेट किया। क्या 50,000 रेवेन्यू हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्योंकि सेल हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, मतलब मेरा बिजनेस ही है सर्विस प्रोवाइड करना। रिकॉर्ड করা যাচ্ছে। तो ये रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आंसर मेरा सी होगा, लेकिन हम बी, ए और डी बता देते क्यों नहीं होगा। फिर बोला है सेल ऑफ 25 लाख मेड अंडर कंसाइनमेंट सेल। तो ये देखो, ये ए और डी दोनों ही कंसाइनमेंट सेल के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो कंसाइनमेंट सेल है ना, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी रेवेन्यू है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, वो भी रेवेन्यू है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा है कि देखो, हमें यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा है, स्पेसिफिकली विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज रेवेन्यू फॉर मेसर्स AB एंटरप्राइज। मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोल के क्या क्वालिफाई होगा, हमें ये पूछा है, ठीक है। तो देखो, रेवेन्यू के लिए AS9, ठीक है। और AS9 जो है हमें क्या क्या बताता है? हमारा सेल ऑफ, मतलब गुड्स होता है, सर्विस सेल होता है। तो देखो, ये एसेट वाला तो होगा ही नहीं। और कंसाइनमेंट सेल जो है ना, कंसाइनमेंट सेल यहाँ पर हमारा रेवेन्यू, मतलब AS9 में पर्टिकुलरली कवर नहीं होता है, ठीक है। AS9 में अगर देखो तो पर्टिकुलरली कवर नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसका आंसर जो है, क्योंकि मेरा सी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो मुझे सी आंसर देना चाहिए, बिकॉज ये मेरे AS9 के प्रोविजन के साथ ज्यादा मैच करता है, ठीक है। कि सर्विस प्रोवाइडेड टू द, क्योंकि हम लोग सर्विस जो है AS9 में कवर करते हैं। फिर फोर्थ नंबर में देखो, द अकाउंटिंग क्लब हैज 100 मेंबर हु आर रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल मेंबरशिप ऑफ 5,000 ईच ड्यूरिंग द करेंट ईयर। ऑल मेंबर्स हैव पेड द फी, however 5 members have been paid an amount of 10,000 each। 5 लोगों ने, वैसे देना कितना है, सबको देना है @5,000 करके, लेकिन 5 लोगों ने @10,000 करके दिया, ठीक है। मतलब 5,000 एक्स्ट्रा दिया। क्यों? ऑफ दीज 3 members पेड द करेंट ईयर फीस। इसमें से 3 लोगों ने करेंट ईयर का फीस दिया है, एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर ड्यूज। तो 3 ने करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मिला के दिया, इनका बाकी रह गया था, तब इन्होंने 10,000 करके दिया। मतलब इस साल का 5,000 और इसके आगे साल का 5,000 मिला के 10,000 दिया। रिमेनिंग 2, और बाकी जो 2 है 5 में से, इन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट ईयर का 5,000 एडवांस कर दिया। मतलब इन्होंने करेंट ईयर और फ्यूचर ईयर दोनों का दिया है। मतलब 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ड्यूरिंग द ईयर का दिया प्लस एडवांस किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना आउटस्टैंडिंग क्लियर किया और ड्यूरिंग द ईयर का दिया। हमें बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम मेंबरशिप फीस फॉर द करेंट ईयर कितना रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो ये तो फाइनल अकाउंट्स का पार्ट हो गया। करेंट ईयर में हमें उतना ही रिकॉग्नाइज्ड कर लेना चाहिए जितना मेरा करेंट ईयर को बिलोंग करेगा। अब चाहे वो आउटस्टैंडिंग रहे या कुछ भी रहे, ठीक है। तो मेरा करेंट ईयर में कितना बिलोंग करेगा, ये तो बड़ा ही आसान है। 100 लोग है, 5,000 करके देना है सभी को। अब मुझे ये 5,000 का 5,000 रिसीव हो ना हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे करेंट ईयर में टोटल जो इनकम होगा वही रिकॉग्नाइज्ड करके दिखाना होता है। तो बोलो कितना रिकॉग्नाइज्ड करें? 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। अब ये 5 लाख मुझे, 5 लाख में 4.5 लाख मिले, 4 लाख मिले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मुझे बस ड्यूरिंग द ईयर का खर्च, इनकम दिखाना है। ड्यूरिंग द ईयर का मेरा 5 लाख हो गया। वैसे देखा जाए तो मेरा ये 5 लाख मैंने क्योंकि 5,000 ईच करके कैलकुलेट किया, तो इसमें ना तो कोई एडवांस है ना तो कोई आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एट द रेट पर पर्सन पर मेंबर बता दिया था, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर हम लोग का हो गया सी, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे देखते हैं, फिफ्थ नंबर पे क्या बोला है। फिफ्थ नंबर पे बोला है कि
FixNet International offer a subscription fee model to allow the paid subscriber an annual viewing of movie, sports event and other content. तो क्या है, FixNet इंटरनेशनल ने ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन फी मॉडल, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जैसे वो चैनल्स का होता है ना, मतलब नेटफ्लिक्स जैसा मान सकते हो, वही है, ठीक है, फ्लिक्स नेट कर दिया। तो नेटफ्लिक्स जैसा जो है कि सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ईयरली होता है, मंथली होता है, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फी मॉडल इन्होंने अलाउ किया है। पेड सब्सक्रिप्शन है, एनुअल भी, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिससे अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसे मूवी, स्पोर्ट्स इवेंट, अदर कंटेंट देखने को मिलेगा। इट अलाउ यूजर्स टू रजिस्टर फॉर फ्री एंड हैव एक्सेस टू लिमिटेड कंटेंट फॉर 1 मंथ विदाउट एनी चार्जेस। और जो फ्री में देखना चाहते हैं वो भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन फ्री का सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए है और उसमें सारी चीज एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एक्सेस में लिमिटेशन रहेगा। द कस्टमर हैज अ राइट टू कैंसिल द सब्सक्रिप्शन विद इन 1 मंथ टाइम, बट इट इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फी आफ्टर द फ्री पीरियड। तो बोल रहा है 1 महीना हम लोगों ने फ्री में देख लिया, फिर अगर हमें लगता है कि हम लोग सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहते हैं फ्री वाला, तो कैंसिल कर सकते हैं, और अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके बाद अगर देखना है तो 1 साल के लिए ही सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। XY हैज सब्सक्राइब फॉर फ्री व्यूइंग ऑन 1 मार्च। तो इन्होंने XY ने क्या किया, 1 मार्च में फ्री सब्सक्रिप्शन लिया। आफ्टर 1 मंथ ही हैज एग्रीड टू पे द एनुअल मेंबरशिप एंड हैज पेड 1200 ऑन 31 मार्च 2001। तो इनका 1 महीना तो 31 मार्च को ही कंप्लीट होता है, मतलब फ्री मेंबरशिप इनका खत्म हो गया इस डेट पर। इसी डेट पे इन्होंने 1200 रुपीज दे के एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड वाला ले लिया, ठीक है। और ये वैलिड कब तक रहेगा, 31 मार्च 2002, क्योंकि 31 मार्च 2001 में अगर लिया है तो 1 ईयर जो कंप्लीट होता है वो 31 मार्च 2002 में होगा। अब पूछ क्या रहा है, रेवेन्यू दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय नेटफ्लिक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 इज। तो 31 मार्च 2002 को इनको कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए, ये पूछ रहा है। बोलो, 31 मार्च 2002 को कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए। ये तो सर्विस है ना, देखो ये तो देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो वो सर्विस हो गया। तो सर्विस का कंसेप्ट या तो कंप्लीट सर्विस जब कंप्लीट हो जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू, या फिर प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड पे करेंगे। तो बोलो इस पे कौन सा मेथड लगेगा, पहले दिमाग में वो सेट करो, ए या बी। तो जो लगेगा उसके हिसाब से तुम लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हो। तो बोलो ये डेट वेट देख के क्या लगता है, कौन सा मेथड अप्लाई करने से हम लोग कुछ आंसर दे पाएंगे, ए या बी। ये तो एक ड्यूरेशन है ना, 1 साल तक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोपोर्शनेट। देखो क्या प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड में हम लोग मतलब क्या यहाँ पर कुछ प्रोपोर्शनेट का मैटर हो रहा है। अगर हम लोग 1 साल के लिए किसी को सर्विस दे रहे हैं तो क्या यहाँ पर प्रोपोर्शन मैटर कर रहा है या कंप्लीशन मैटर कर रहा है। क्या यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम लोग निकाल सकेंगे, सोचो, सेलर होके सोचो, अगर हम लोग ही जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को स्पोर्ट्स वगैरह मूवी वगैरह देखने के लिए, तो क्या हम लोग अपने सर्विस को यहाँ पर कितना परसेंट हम लोगों ने सर्विस कंप्लीट दिया, ये क्या ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज मैंने 20% सर्विस दिया, कल 80% दिया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम 1 साल का 100% सर्विस दे रहे हैं। उस हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। क्या ये जो हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये हमारा प्रोपोर्शनेटली डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए केपेबल है ये वाला सर्विस, या फिर कंप्लीशन के ऊपर कैपेबिलिटी है, बोलो। कंप्लीशन। कंप्लीशन ना, प्रोपोर्शनेटली कैसे निकाले, प्रोपोर्शनेटली नहीं निकाल सकते ना, कहाँ से लगे प्रोपोर्शनेटली कैसे निकाले कि कितना प्रोपोर्शन सर्विस कंप्लीट किया है, क्योंकि ये तो हम लोग रुक रुक के दे ही नहीं रहे हैं ना। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक कंप्लीशन पॉइंट हो गया कि हम मैंने इतना कंप्लीट सर्विस दिया 1 साल के लिए।
तो सर्विस कंप्लीट कब हो रहा है इनका, तब रिकॉर्ड करेंगे। तो बोलो सर्विस कंप्लीट कब हो रहा है? 31st March 2002। 2002. ठीक है। और इसीलिए देखो क्वेश्चन वही पूछा है कि 31 मार्च 2002 को कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे। क्वेश्चन तो मैं बता ही दिया है कि 31 मार्च 2002 का अमाउंट बताना है। 31 मार्च 2002 क्यों हो रहा है वो मैंने बता दिया। अब तुम लोग बोलो कितना रिकॉर्ड करेगा, जितने का सेल हुआ। तो सेल तो यहाँ पर कुछ अलग अमाउंट है ही नहीं, एक ही अमाउंट है। बोलो कितने का सेल रिकॉर्ड करेगा? 1200. 1200, 1200 का। ठीक है। बाकी क्या होगा? बाकी देखो हमारे पास 100, 1000, 100 ये सब जो अमाउंट दिया, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। ये हो गया। इधर वाला हम लोग का सब हो गया था। अब हम लोग छोटा छोटा कुछ एग्जाम्पल्स है वो हम पढ़ के बता देते हैं। देखो बोल रहा है एंटिटी XY सेल्स ए मशीन बीइंग यूज्ड एट इट्स फैक्ट्री एट ए प्राइस ऑफ 2 लाख। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1.8। कैरिंग वैल्यू का मतलब है कि जो 2 लाख का मशीन है वो यूज करते करते डिप्रिशिएट होते होते उसका वैल्यू 1.8 हो गया है। 2 लाख का मशीन, तो इसका मतलब कितना डिप्रिशिएशन हुआ होगा? 0.20। ठीक है। द सेल ऑफ द मशीन डज नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ XY बट। अच्छा हाँ, मुझे क्वेश्चन ये पूछना था कि ये जो मशीन बिका, क्या ये रेवेन्यू बोल के हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं? मतलब क्या ये सेल ऑफ गुड्स होगा? क्योंकि बिका तो गुड्स है, लेकिन क्या ये सेल ऑफ मतलब गुड्स तो बिका नहीं है। अगर सही तरीके से बोलो, ये फिक्स्ड एसेट बिका है। क्या फिक्स्ड एसेट बेचना हमारे इस एस में कवर होता है? No. नहीं। ठीक है। तो ये तो एग्जांपल है ना, इसमें क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के साथ ही आंसर दे दिया है। तो आगे पढ़ के देखो बोल क्या रहा है, द सेल ऑफ द मशीन डज नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते, मतलब ट्रेडिंग अगर किसी का बन रहा है तो वो ये बाई सेल में ये मशीन का सेल थोड़ी ना रिकॉर्ड कर सकता है। तो वही बोल रहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड इंक्रीज नहीं होगा, बट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। ये एसेट बेचना कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। सिंस द ट्रांजैक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि मशीन बेचना ही इनका काम नहीं है। अगर ये फिक्स्ड एसेट मशीन बेचना ही इनका काम होता तब ये इनका सेल में ही रिकॉर्ड हो जाता कि भाई हमारे मशीन का दुकान है, हम लोग मशीन्स बेचते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे सच गेन ऑन सेल। अब गेन ऑन सेल कितना होगा यहाँ पर? बोल रहा है कि अच्छा मशीन 2 लाख में बेचा है। ठीक है, ये गलत हो गया। मशीन 2 लाख में बेचा है 1,80,000 का। मुझे लगा कि मशीन का कॉस्ट 2 लाख, 2 लाख था। तो 2 लाख का मशीन 1,80,000 का मशीन 2 लाख में बेचा है, यानी 20 का 0.20 यानी 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो हम लोग पीएल में दिखा सकते हैं। पीएल में दिखा सकते हैं ना, बाई सेल ऑन प्रॉफिट, सॉरी बाई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20,000, ये हम लोग दिखा सकते हैं पीएल में। ठीक है। तो ये तो मैंने ट्रेडिंग पीएल के हिसाब से बोल दिया। और कंपनी के हिसाब से बोलो तो जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा, ये देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऐसे बनता है ना, ऐसा कॉलम होता है। यहाँ पर होता है रेवेन्यू, ठीक है, यहाँ पर होता है अदर इनकम, फिर ये टोटल होता है, फिर यहाँ पर होता है CPCEFDO मैंने सिखाया था। तो यहाँ पर देखो ये रेवेन्यू में भी नहीं आएगा, ये अदर इनकम में हम लोग दिखा सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये दिखा सकते हैं अदर इनकम में। अच्छा, फिर एग्जाम्पल 2 बोल रहा है कि एसटी लिमिटेड इज अ रियल एस्टेट डेवलपर। अब समझो ये लोग रियल एस्टेट डेवलपर और बिल्डर है। इट इज इनटू द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज। तो ये बिल्डर का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी बनाता है दूसरे को बेचता है। इन 2001 एसटी लिमिटेड परचेज ए यूनिट ऑफ लैंड फॉर 150 करोड़। इट सोल्ड ऑफ दैट लैंड आफ्टर फ्यू मंथ्स एट ए प्राइस ऑफ 240 करोड़। 150 करोड़ में जमीन खरीदा, 240 करोड़ में बेच दिया। तो क्वेश्चन ये होगा क्या ये मेरा सेल बोल के रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? बोलो क्या ये सेल बोल के रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? Yes. रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इस बार ये एसेट बेच रहा है कि ये स्टॉक बेच रहा है? बोलो। Stock.
स्टॉक, क्योंकि ये जो जमीन है ये इसके लिए स्टॉक है, क्योंकि ये इसी का काम करता है, ठीक है। इसके लिए कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है कि इसने जमीन अपना एसेट बेच दिया, नहीं, इसने अपना प्रोडक्ट बेचा, क्योंकि जमीन बेचना, घर बेचना, यही इसके लिए प्रोडक्ट है। तो इन द अबव केस द सेल ऑफ द लैंड इज a transaction that happen in the ordinary course of business. As he is a real estate developer and builder, properties will be an item of inventory in the financial statement. तो ये स्टॉक हो गया जो मैंने बोला फॉर एसटी लिमिटेड, हेंस इट शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑफ 240 करोड़ व्हेन द लैंड इज सोल्ड। तो कितने का रेवेन्यू जनरेट होगा, तो सेल तो 240 का है, ठीक है। प्रॉफिट अगर पूछेगा तो 240 माइनस 150 करके बता सकते हैं। फिर एग्जाम्पल 3, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है डी लिमिटेड ए फार्मा कंपनी हैज बीन कंडक्टिंग research on new medicine since last 2 years to increase the immunity level of the people consuming it without any side effect। तो ये नॉर्मली तो एक फार्मा कंपनी है, ठीक है। अब ये एक रिसर्च कर रही है कि ऐसा कोई मेडिसिन बना ले, 2 साल से रिसर्च चल रहा है, ताकि लोगों का इम्यूनिटी लेवल जो है वो बूस्ट हो जाए, बढ़ जाए, और जो मेडिसिन है इस पे कोई साइड इफेक्ट भी लोगों को ना हो। ड्यूरिंग द करेंट ईयर इट डिसाइड टू सेल द आउटकम ऑफ द रिसर्च अंडरटेक सो फार टू अनदर कंपिटिटर। अब इन्होंने सोचा कि भाई जितना रिसर्च हो गया, हम अपने कंपिटिटर को अपना ये रिसर्च जितना तक हुआ है वो बेचने वाले हैं। जीएच लिमिटेड फॉर 50 करोड़। अच्छा, किसको बेच रहे हैं, जीएच लिमिटेड, जो कि इनका कंपिटिटर है डीएल का, 50 करोड़ में बेच देंगे। इनका रिसर्च जितना तक हुआ है वो रिसर्च का सारा डिटेल्स बेचने वाले हैं। डीएल हैज ऑलरेडी इनकर्ड 30 करोड़ ऑन द ऑनगोइंग रिसर्च। तो डीएल मतलब इन्होंने 2 साल से जो रिसर्च किया ना, उस पे इन्होंने 30 करोड़ का जो है खर्चा कर दिया था, और ये 30 करोड़ का रिसर्च को कितने में बेच दिया है, 50 करोड़ में बेच दिया है। तो क्वेश्चन शायद ये होगा कि ये रिसर्च से आया गया रेवेन्यू, क्या ये हमारा ट्रेडिंग में, मान लो, क्या बाई सेल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, या स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाओगे तो रेवेन्यू या अदर इनकम कहाँ आएगा, बोलो। और अगर हम ट्रेडिंग पीएल के हिसाब से पूछे तो ये इनकम मेरा ट्रेडिंग में आना चाहिए कि पीएल में आना चाहिए, या फिर नहीं आना चाहिए। तो ये हम लोगों ने क्या बेचा, इंटेंजिबल एसेट बेचा ना, बोलो। इंटेंजिबल नहीं है, ये तो मेरा एसेट है, मेरा नो हाउ है, मेरा फॉर्मूला, मतलब बोल सकते हैं मैंने कोई फॉर्मूला रेडी करने के लिए तो रिसर्च किया होगा, ऐसा फॉर्मूला जिससे लोगों का इम्यूनिटी भी बूस्ट होगा और साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, ऐसा फॉर्मूले से कोई मेडिसिन बना रहे। लेकिन रिसर्च कंप्लीट नहीं किया, जो भी रेडी वो अपने कंपटीटर को बेच दिया है। तो ये बेच के 50 करोड़ कमाया, जिसपे हम लोगों ने 30 करोड़ का खर्चा, मतलब 20 करोड़ का प्रॉफिट मान के चल सकते हैं। तो क्या ये 50 करोड़ का सेल को हम लोग सेल रिकॉर्ड करें या ना करें, ये पूछ रहा है, बोलो। No, ma'am. देखो ये मेरा बाई सेल में नहीं आएगा, क्योंकि रिसर्च बेचना क्या इनका काम है, ये इनका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, बोलो। इनका Provide. मेन, हाँ, मेडिसिन बेचना, ये मेडिसिन सेलर है। अब वो काम कर रहे हैं, ये रिसर्च का वो अलग बात है, अब वो इनका इंटरेस्ट होगा, या फिर इनको कुछ लगा होगा कि भाई करना चाहिए, या इनके पास ऐसे कोई लोग होंगे, या इनका ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इन्होंने ये रिसर्च स्टार्ट कर दिया। बट ये कोई रिसर्च करने वाली कंपनी नहीं है, तो फिर ये इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से थोड़ी ना कुछ हुआ है, ठीक है। तो फिर ये हम लोग कहाँ दिखा सकते हैं, अगर ट्रेडिंग पीएल में देखो तो पीएल में दिखा सकते हो जो इनकम आया, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के फॉर्मेट पे उसमें देखोगे तो अदर इनकम में दिखाना चाहिए। तो इन द अबव एग्जांपल द सेल ऑफ रिसर्च फाइंडिंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन रेवेन्यू, दिस इज बिकॉज डीएल लिमिटेड बिजनेस इज नॉट टू सेल दिस रिसर्च फाइंडिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। द अमाउंट ऑफ 50 करोड़ विल बी पार्ट ऑफ अदर इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अदर इनकम में जाएगा, अगर टी शेप में पीएल होता है, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर, वैसे ये है नहीं, ये कंपनी है, तो कंपनी के केस में रेवेन्यू, रेवेन्यू के नीचे अदर इनकम होता है, तो वो अदर इनकम में जरूर जा सकता है, ठीक है, वहीं पर जाएगा, ये कभी भी रेवेन्यू में नहीं जाएगा। रेवेन्यू का बात इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें सेल के जगह लिखते हैं रेवेन्यू, फिर लिखते हैं अदर इनकम, फिर ये टोटल करके टोटल इनकम, फिर यहाँ पर एक्सपेंसेस में आता है सीपीसीईएफडीओ, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया है जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाया था, फिर जब करवाएंगे फिर देख लेना जिनका नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया।
और जिनका नहीं हुआ है, अगर कभी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं किया हो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग पीएल से सोच सकते हो, वो तो 12 में सभी ने किया है। ट्रेडिंग में जो सेल होता है वो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस का सेल होता है, और पीएल में जो हम लोग इनकम लिखते हैं वो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा अगर किसी और तरीके से कोई इनकम हो रहा है तो वहां लिखते हैं। तो ये भी सोच सकते हैं कि पीएल में जाएगा कि ट्रेडिंग में। अगर ट्रेडिंग में सेल में जा रहा है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, और अगर पीएल के बाई साइड में जा रहा है तो फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर एग्जांपल देखो, बोल रहा है कि ट्रिपडील इज अ वेबसाइट दैट अलाउ पीपल टू बुक एयरलाइन टिकट। तो ये टिकट बुक करने का एक वेबसाइट है। एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इट एग्रीज टू बाई 100 टिकट फ्रॉम एन एयरलाइन ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड रीसेल दोस टिकट टू कस्टमर। तो बोल रहा है कि इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 टिकट खरीद लिया एयरलाइन, ठीक है, फ्रॉम एन एयरलाइन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, फिर इसे बेचना स्टार्ट कर दिया कस्टमर को। हाउएवर ट्रिपडील बियर्स द लॉस फॉर एनी अनसोल्ड टिकट। और अगर ये 100 टिकट में कोई टिकट ना बिका बाई चांस, ठीक है, तो उसका लॉस कौन बियर करेगा, ट्रिपडील बियर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या होगा, क्या सेल वगैरह है ये पूछा होगा शायद, मुझे जो लगता है। देख लेते हैं क्या बोला है, देखो बोल रहा है इन द अबव एग्जांपल द रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटिंग टू टिकट आर बोर्न बाय ट्रिप डील। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि अगर नहीं बिका तो उनका लॉस है, हेंस सेल्स मेड फॉर द टिकट्स विल बी फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो इसका मतलब टिकट बेचना ही इनका काम है, तो टिकट बेच के जो भी पैसा आएगा वो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से रेवेन्यू में जाएगा, और अगर ट्रेडिंग पीएल के हिसाब से सोच रहे हो तो ट्रेडिंग के बाई सेल में जाएगा। और अनसोल्ड टिकट को हम लोग लॉस बोल के दिखा देंगे, क्योंकि टिकट अगर बिका नहीं वो तो फिर किसी काम का नहीं है, पर्टिकुलर किसी डेट का टिकट है ना, तो वो तो किसी काम का नहीं है, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल 5, ठीक है, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि एक्स वाई लिमिटेड सेल 50 लाख ऑन 20th ऑफ फेब टू एबी लिमिटेड। एबी लिमिटेड इज फेसिंग शॉर्टेज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट at their warehouse. AB Limited instruct XY to hold the goods at XY Limited warehouse. तो XY ने AB को 50 लाख का कुछ गुड्स बेचा है 20th फेब को, बट एबी लिमिटेड बोल रहा है कि मेरे पास रखने का जगह नहीं है, ये गुड्स आप रखो अपने वेयर हाउस में और डिलीवरी कर देना मुझे 15 मार्च को। तो सेल हुआ इस दिन बट डिलीवरी इस तारीख को करने के लिए बोला है। हाउएवर ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द सोल्ड गुड्स आर डीम्ड ट्रांसफर टू एबी लिमिटेड। रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है, बट फिजिकली प्रोडक्ट इनके पास इसलिए पड़ा हुआ है कि जो बायर है उनका डिमांड है कि हम ये डिलीवरी कुछ दिन बाद लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा शायद कि सेल कब रिकॉर्ड हो। तो देखो बोल रहा है इन द करेंट सिनेरियो डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डिलेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर। तो सेल तो देखो इसी दिन रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई लिमिटेड कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन, ये देखो इस दिन, क्योंकि इस दिन प्रोडक्ट ट्रांसफर हो गया था। अब उन्होंने बोला कि नहीं मुझे लेके नहीं जाना है, वो एक अलग कंडीशन हो गया कि उनके पास अभी जगह का शॉर्टेज है, तो वो बोल रहे हैं हम बाद में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग चीज हो गया। फिर बोल रहा है हमारा सेल ऑफ गुड्स का 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना चाहिए, जो तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है, और पैसे मिलने का अनसर्टेनिटी ऐसा कुछ बोला नहीं है, और ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो चुका था बट इन्होंने बोला अभी लेके नहीं जाएंगे, वो इनका प्रॉब्लम है, कस्टमर का प्रॉब्लम है। तो इनको सेल कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जिस दिन बिका, यानी 20th ऑफ फेब को रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, दैट द गुड्स सोल्ड टू एबी लिमिटेड आर हेल्ड इन एक्स वाई लिमिटेड वेयर हाउस सेपरेटली एंड आर नॉट क्लब्ड विद अदर इन्वेंट्री। बट हाँ, कि स्टॉक को अलग से रखना है, बाकी स्टॉक के साथ मिलाना नहीं। वो तो एक कॉमन सेंस वाला बात हो गया ना, कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट गोडाउन में पड़ा हुआ है बट ये सोल्ड आउट प्रोडक्ट है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, बाकी प्रोडक्ट के साथ मिला देंगे और कहीं इधर उधर हो गया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे ओनरशिप का है नहीं, बस मेरे पास अभी पोजीशन में पड़ा हुआ है। ओनरशिप तो किसी और का है, किसका है, ए बी का है। बिकने के पहले ओनरशिप एक्स वाई का था, बिकने के बाद ओनरशिप ए बी का हो गया। ठीक है,
अब एग्जाम्पल 6 में क्या बोला है, मेसर्स एक्स वाई सेल गुड्स 5 लाख ऑन 30th ऑफ मार्च 2001 टू मेसर्स एफटी अंडर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो 5 लाख का गुड्स बिका है इस तारीख को, बट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस होने से हम लोग 30th को सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कंफर्म है ही नहीं सेल होगा कि नहीं होगा, जब तक जो टाइम दिया जाता है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। अंडर द अरेंजमेंट एफटी कैन रिटर्न द गुड्स बैक टू एक्स वाई विद, अच्छा टाइम जो दिया गया है 3 मंथ्स, तो 30th मार्च को जो है सेल किया गया है, बट 3 मंथ्स बाद जो है बताना है। एक्स वाई कैन नॉट रीजनेबली डिटरमाइन whether FT will give the acceptance of goods before expiry of 3 months। बोल रहा है कि 3 मंथ्स एक्सपायर होने के पहले एक्स वाई ये नहीं बोल सकता है कि जो एफटी है वो प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, तो फिर सेल कब रिकॉर्ड होना चाहिए। तो देखो वैसे भी कंफर्मेशन कहाँ होता है, जब सामने वाला बायर बोलेगा खुद से कि मुझे लेना है तभी कंफर्मेशन होगा। तो मुझे क्या कब सेल रिकॉर्ड करना चाहिए, तो देखो मुझे सेल तब रिकॉर्ड करना चाहिए, 3-4 कंडीशन हो सकता है। मुझे सेल तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब मेरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और मान लो एफटी ने कुछ नहीं बोला तब हम सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ बोला नहीं, ना तो हाँ ना तो ना, तब हम सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर जो टाइम पीरियड गिवन है उस मिडिल में कभी भी, उस बीच में, इन द मीन टाइम कभी भी अगर एफटी ने बोला मुझे प्रोडक्ट लेना है तो हम सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर एकदम जो पर्टिकुलर डेट आएगा 3 मंथ्स के टाइम पे, उस दिन भी अगर वो बताता है कि मुझे प्रोडक्ट लेना है तो हम लोग तब रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ, अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज एक्स वाई कैन नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू अंटिल द गुड्स आर एक्सेप्टेड बाय एफटी, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता है, और ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स। मतलब दो चीज होगा ना, या तो वो एक्सेप्ट करेगा किसी मतलब पर्टिकुलर टाइम में मुझे बता के, या फिर वो क्या करेगा कि नहीं कुछ बताएगा, 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा तो भी हम सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। अब इसमें से जो भी आगे होगा, अगर बता दिया पहले तो तब रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर नहीं बताया टाइम चला गया तो तब रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 7 बोल रहा है कि ऑन 1 Jan 2001 मेसर्स केजे सेल गुड्स एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 5 लाख टू मेसर्स टीएच। तो 5 लाख का चीज बेचा है 1 Jan को, किसने, केजे ने टीएच को बेचा है। एट द टाइम ऑफ सेल केजे हैज एग्रीड टू रीपर्चेज द गुड्स बैक फ्रॉम टीएच ऑन 31 March एट ए प्राइस ऑफ 6 लाख। तो ये ना एक इस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है। देखो बोल रहा है कि 1 Jan को तो परचेज किया ही है, कितने से, 5 लाख, और जब ये परचेज हुआ है तब एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम इसको 31 March को फिर से परचेज करेंगे 6 लाख पे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डू द अकाउंटिंग फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ केजे। केजे के बुक्स में हमें एंट्री करना है, तो केजे कौन है, सेलर है, तो मुझे सेलर के बुक्स में एंट्री करना है। तो देखो सेलर के बुक्स में क्या एंट्री होगा, जिस दिन बेच दिया 1 Jan को एंट्री होगा बैंक टू सेल, ये देखो बैंक टू, यहाँ पर लोन फ्रॉम, अच्छा देखो एक्चुअली ये रीपर्चेज एग्रीमेंट है, ठीक है। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि इन्होंने, इसका मतलब देखो इन्होंने 5 लाख दे दिया एक बार, ठीक है, टीएच ने केजे को 5 लाख दे दिया है, लेकिन ये फिर से इसी चीज को 6 लाख से खरीदने वाले हैं। तो इन्होंने इनसे क्या किया, एक बार 5 लाख लिया है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये रीपर्चेस होगा, मतलब ये प्रॉपर अभी तक सेल हुआ नहीं, रीपर्चेस होने का मतलब ये प्रॉपर सेल नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रॉपर सेल नहीं मान सकते, तो ये 5 लाख को हम लोग ये मान सकते हैं, जो 5 लाख हम लोगों ने इनसे रिसीव किया हुआ है ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का लाइबिलिटी है, क्योंकि दूसरे का पैसा हम लोगों ने लिया है बट प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो रीपर्चेस होगा मतलब हमारे पास ही है, तो रिस्क रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हुआ नहीं, बट हम लोगों ने एक अमाउंट रिसीव कर लिया है, तो फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का लाइबिलिटी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि रीपर्चेस एग्रीमेंट के तौर पे इन्होंने क्या किया, कर लिया, लोन ले लिया, बोरोइंग ले लिया। तो जैसे हम लोग बैंक टू लोन लिखते हैं वैसे ही लिखा हुआ है बैंक टू लोन। इसके बाद यहाँ पर देखो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 6 लाख, 5 लाख का चीज 6 लाख में, ठीक है। तो ये 1 लाख का हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसमें देखो केजे को फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लोन फ्रॉम मेसर्स टीएच, कितना हो गया, 1 लाख, 5 लाख का 6 लाख हो रहा है तो 1 लाख का इंटरेस्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर लोन
कैंसिल हो जाएगा जब रीपेमेंट हो जाएगा। लोन फ्रॉम मेसर्स टीएच टू बैंक। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कि एक्चुअली क्या है ना, केजे ने अपना कुछ गुड्स उठा के 5 लाख में टीएच को बेच दिया, और बेचने के टाइम पे एक एग्रीमेंट हुआ कि हम ये तुमसे वापस खरीद लेंगे। कब कितने में? 6 लाख में। तो एक्चुअली इनको पैसे का जरूरत था, तो इन्होंने क्या किया, ये रिपर्चेज इस तरीके से एग्रीमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो इसको ऐसे मान सकते हैं ना हम लोग कि मुझे 5 लाख का जरूरत था, मैंने सिर्फ 5 लाख नहीं लेके मैंने कुछ गुड्स भी दे दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये ना हम बाद में तुमसे खरीद के लेके चले जाएंगे 6 लाख रुपए देके। तो मैंने 1 लाख इंटरेस्ट जो है वो बियर किया, तो वही दिया हुआ है, लोन लेने जैसा एंट्री। तो बैंक टू लोन, इंटरेस्ट टू लोन, फिर लोन लोन टू बैंक, लोन रीपे हो गया। तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर हाँ देखो, एक चीज बताते हैं, हमारा जो एक एमसीक्यू वहां पर था ना कि कंसाइनमेंट सेल इतना हुआ है, तो ये देखो, जब भी कंसाइनमेंट सेल का बात आए तो ये पॉइंट जरूर लिखना कि कंसाइनमेंट सेल का रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब हम लोग थर्ड पार्टी को बेचते हैं। तो इन सच केस रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द गुड्स आर सोल्ड। तो ये पॉइंट हमेशा लिखना है अगर कंसाइनमेंट वाला पॉइंट हमारे क्वेश्चन में आए तो, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 8 देखो, यहाँ पर क्या बोला है। एग्जाम्पल 8 में बोला है कि इन द ईयर 2001 2002 XYZ supplied goods on consignment basis to ABC a retail outlet worth 10 लाख। अच्छा, कंसाइनमेंट का ही क्वेश्चन दिया है। XYZ ने कंसाइनमेंट में गुड्स सप्लाई किया है एबीसी को इतने रुपए का। एज पर द टर्म्स एबीसी विल ओनली पे XYZ फॉर द गुड्स विच आर सोल्ड बाय देम टू द थर्ड पार्टी। एज पर द टर्म्स एबीसी जो है वो XYZ को तभी पेमेंट करता है जब वो थर्ड पार्टी को गुड्स बेच देता है। और वो देखो नॉर्मल बात है, जब तक वो थर्ड पार्टी को गुड्स नहीं बेच पाएगा तब तक किस तरीके से पैसा देगा। रेस्ट ऑफ द गुड्स कैन बी रिटर्न बैक टू XYZ एंड एबीसी विल नॉट हैव एनी फर्दर लाइबिलिटी टू दिस गुड्स। और बोल रहा है कि जो बेच नहीं पाएगा वो रिटर्न कर देगा और उसका लाइबिलिटी एबीसी का होगा नहीं। तो ये बात तो सही है। अब बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 एबीसी हैज सोल्ड गुड्स 5,50,000 ओनली एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स आर स्टिल लाइंग इन द स्टोर व्हिच मे गेट सोल्ड बाय नेक्स्ट ईयर। एडवाइज XYZ हाउ मच रेवेन्यू इट रिकॉग्नाइज इन इट्स बुक्स ऑफ पीरियड 2001 2002। 2001 2002 में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड करेगा? फिर 5,50,000 का ही करेगा। देखो, एज पर AS9 कंसाइनमेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड आर नॉट ट्रांसफर टू द कस्टमर ऑन जस्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड नो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू थर्ड पार्टी, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड जब ट्रांसफर होता है आर नॉट ट्रांसफर टू द कस्टमर ऑन जस्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि गुड्स डिलीवर करने से ही रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब एक्चुअली ये चीज बता रहा है कि कंसाइनी को जब हम लोग डिलीवर करते हैं ना गुड्स, तो इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ। रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर तब होता है जब थर्ड पार्टी को बेचा जाता है। देयरफॉर XYZ कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर 5,50,000, क्योंकि 5,50,000 का सेल कब हुआ है? 5,50,000 का सेल थर्ड पार्टी को हुआ है, इसीलिए 5,50,000 का हम लोग सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब ये जो 10 लाख का गुड्स ट्रांसफर हुआ था, तो 10 लाख का कोई सेल नहीं है। 10 लाख में से जितना कंसाइनी ने कस्टमर को बेचा होगा थर्ड पार्टी को, उतना ही सेल रिकॉर्ड करना चाहिए, जो कि 5,50,000। देखो यहाँ पर ये जो ये पॉइंट एक बार देख सकते हो, ये सब तो मैंने लिखवा दिया है, ये 3 पॉइंट, ठीक है। ये रेंडरिंग ऑफ सर्विस का मैंने बोला है ना, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड और कंप्लीटेड सर्विस मेथड, तो तुम लोग उसमें ये पॉइंट एक बार चाहो तो जोड़ सकते हो। ये जो दिया हुआ है देखो कैसे करके समझेंगे कि हम लोग का प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड लगाना चाहिए या कंप्लीटेड सर्विस मेथड। बोल रहा है परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन एक्ट, मतलब एक से ज्यादा एक्ट हमें करना है हमारे पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर ऐसा है तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड लगाते हैं। प्रैक्टिकली रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन SLM बेसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, रेवेन्यू फिर हमारा SLM बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं जनरली परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिंगल एक्ट, मतलब एक बार आके काम किया और काम कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा कोई काम है तो हम लोग उसे कंप्लीटेड सर्विस मेथड में दे सकते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द फाइनल एक्ट इज कंप्लीटेड एंड सर्विस आर चार्जेबल, ठीक है। मतलब मान लो
जैसे कि इंस्टॉलमेंट का ही बोल रहा है, इंस्टॉलमेंट का काम करने के लिए आए और एक ही बार में काम कंप्लीट करके चला गया, ठीक है, तो फिर कंप्लीटेड सर्विस मेथड। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड मतलब जब छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे एक्ट के तौर पे काम हो रहा है और फिर उसके बाद काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो वो हमें पढ़ के समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा जो है प्रोपोर्शनेट है कि फिर कंप्लीटेड सर्विस मेथड है, वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। बस, और मेरे हिसाब से यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं, और कोई एग्जाम्पल बाकी नहीं है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा कोई ये स्टार्ट करेंगे। Thank you, ma'am. Okay. नहीं।